होम्स ऑफ 18, जी न्यूज़, काफ़ी सारी ऐसी कंपनीज है जिनमें आपने जॉब करी। उसके बाद फिर आपने फ्रीलांसिंग काम किया, देन अब रामसा मीडिया हाउस है वो आप रन कर रहे हैं। जॉब आप जब भी करो, जिस भी कंपनी में करो, उसे अपना मान के करो। उस कंपनी का मालिक भी आप ही हो और नौकर भी आप ही हो। और आपको जिस दिन आप जॉब लगते हो ना, उसी दिन आपको डिसाइड करना है कि मुझे कितने साल जॉब करनी है, चाहे मुझे कितनी ही सैलरी ऑफर हो। 6ठे साल में अपना बिजनेस सेटअप करूँगा। फिर मेरे गांव में बॉर्डर फिल्म की शूटिंग हुई, तो वहाँ मेरे दोस्त शूटिंग देखने गए। उन्होंने आए और आके बताया कि यार उनके पास एक कैमरा है, उसका लेंस है ना इतना बड़ा चौकोर लेंस है, इतना बड़ा। उन्होंने मुझे बोला कि मैं 10,000 रुपये नहीं दूंगा, 1 लाख दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, जो आप चीज़ बनाओगे ना, सब बूढ़े हो गए। वो अभी भी गांव में जाता हूँ, बोलते हैं हाँ कब बन रही है भाई। उनके बच्चे बड़े हो गए। जो एक्टर था वो बिल्कुल बूढ़ा हो गया। हम आपके हैं कौन फिल्म है एक, उनके जो DOP हैं उनका नाम है राजन किनागी। ओके। बहुत लोगों को फ़ोन लगाया मैंने, उनको फ़ोन लगाया मैंने, उनकी वाइफ ने फ़ोन उठाया। तो मैंने कहा सर है, तो उन्होंने कहा नहीं सर तो नहीं है। तो मैंने कहा सर कब आएंगे? तो बोले बेटा सर इस दुनिया में ही नहीं है। तेरा सुरूरी आया था ना हिमेश रेशमिया का, उस फिल्म के अनिल सोनी उनका नाम, ठीक है, उनको फ़ोन लगाया मैं। पर आज की डेट में जैसे फ़ोन का काफ़ी ज़्यादा कल्चर चल गया, लोग कहते हैं कि कैमरा क्या चलाना, हम तो फ़ोन से ही वो चीज़ बना सकते हैं जो कैमरा मैन नहीं बना सकता। अब देखा जाता है कि कंटेंट की वैल्यू क्या है, किस तरह का कंटेंट। अगर आपको रील ही बनानी है तो फिर उसके लिए DSLR क्यों लेना, आप फ़ोन पे बनाओ, सही बात है। अपलोड करो। आप कहीं घूमने गए, कहीं होटल में खाना खाया, कहीं घूमे, आपने फ़ोटो खींची, हाथों हाथ अपलोड कर दी, 10 मिनट में लाइक आने स्टार्ट हो जाएंगे, 48 घंटे बाद लाइक खत्म हो जाएंगे, उस फोटो का काम खत्म हो जाएगा, आप दूसरी फोटो डाल दोगे, फिर दूसरे पे आने लग जाएंगे। तो कई ऐसी गलतियां होती है जिनसे हमें सीखने को मिलता है और हम सोचते हैं यार दोबारा नहीं होनी चाहिए ये चीज़, तो कान पकड़ लिया, अब नहीं होनी चाहिए। एक अरुण गोविल जो राम बनते थे, उनका प्रोडक्शन हाउस है बॉम्बे में, तो वहाँ पे जो मेन कैमरे पे मुझे भेजा गुरुजी ने, तो वो टेप ला के मैंने दे दी एडिटर को। एडिटर ने देखी टेप, फ़ोन किया गुरुजी को कि ये मेन कैमरे पे कौन था? बोले वो तो आउट ऑफ फोकस शूट हुआ है पूरा। अच्छा। वेलकम टू द पिक्सल टॉक्स। हेलो, कैसे हैं राज भाई आप? मैं एकदम बढ़िया, आप सुनाइए। बस बहुत बढ़िया। बढ़िया। राज भाई सबसे पहले तो आपसे ये जानना है कि इतना लंबा करियर आपका, जिसमें आपने जॉब भी करी, होम्स ऑफ 18, जी न्यूज़, काफ़ी सारी ऐसी कंपनीज है जिनमें आपने जॉब करी। उसके बाद फिर आपने फ्रीलांसिंग काम किया, देन अब रामसा मीडिया हाउस है वो आप रन कर रहे हैं। तो इस जर्नी में क्या एक्सपीरियंस रहा आपको एज अ डायरेक्टर, एज अ DOP, एज अ फिल्म मेकर? देखिए, जॉब जो होता है ना वो बहुत ज़रूरी है। अगर मान लो आपको एक होटल खोलना है, तो सबसे पहले आपको ना 5 साल किसी होटल में जॉब करना पड़ेगा। ओके। और मैं तो कहता हूँ कि एक नहीं, मल्टीपल होटल में आप काम करो और सब लेवल का काम करो आप उसमें, बर्तन धोने से लेके जो मेन मैनेजर है वहाँ तक का सारा काम आपको करना है। क्योंकि जब आप होटल खोलोगे तो आपको सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। तो जॉब बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोग बोलते हैं कि बिजनेस ज़रूरी है, जॉब, ऐसे डिबेट करते हैं लोग। लेकिन क्या है कि जॉब इसलिए ज़रूरी है कि आपने देखा होगा कुछ कंट्रीज ऐसी है जहाँ पे फौज में भर्ती होना बहुत ज़रूरी है, मस्ट है वहाँ पे। चाहे वो मिनिस्टर का बेटा हो, चाहे लेमैन हो, कुछ भी हो, 5 साल तक उनको फौज में जाना है। वो किस लिए? वो डिसिप्लिन के लिए जाते हैं। सुबह जल्दी उठना, जो फौजी होता है उसकी मेंटलिटी अलग होती है, उसकी बॉडी फिट रहती है, वो सुबह जल्दी उठता है, खाने पीने में भी उसका पूरा कंट्रोल रहता है। तो वो एक डिसिप्लिन लाने के लिए वो भेजते हैं। उसके बाद कुछ लोग कहते हैं कि हमें कंटिन्यू करना, वो कंटिन्यू करते हैं, और जो कहते हैं कि नहीं हमें किसी और हमारा पैशन है, वो वहाँ जाते हैं। तो वैसे ही जॉब है, जॉब आपको डिसिप्लिन के लिए करना है। क्योंकि जॉब में हायरार्की के हिसाब से लोग होते हैं, कैसे किसको रिस्पेक्ट देनी है, कितना है, क्या है। तो ये बहुत ज़रूरी है। जॉब मेरे हिसाब से बहुत ज़रूरी है। जॉब के बाद आपको अपना जो भी काम है वो ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे आपके पास फ्रीडम है। जॉब में इतनी फ्रीडम नहीं है। जॉब आप जब भी करो, जिस भी कंपनी में करो, उसे अपना मान के करो। उस कंपनी का मालिक भी आप ही हो और नौकर भी आप ही हो। मतलब उस कंपनी के बारे में ही सोचना है आपको। और आपको जिस दिन आप जॉब लगते हो ना, उसी दिन आपको डिसाइड करना है कि मुझे कितने साल जॉब करनी है। मुझे 5 साल जॉब करनी है, 6ठे साल में नहीं करूँगा, चाहे मुझे कितनी ही सैलरी ऑफर हो, 6ठे साल में अपना बिजनेस सेटअप करूँगा। तो ये सब चीज़ें रहती है। तो जब आप जॉब कर रहे थे तो तब आपने सेट किया था माइंड पे या? नहीं, मैंने ये सेट नहीं किया था। मेरे को उतनी समझ थी नहीं उस टाइम।
जॉब मैंने करता गया, चलती गई। तो जब आप होम्स ऑफ 18 में काम कर रहे थे तो वहाँ पे क्या वर्क था आपका? जितना मैं आपको जानता हूँ उसमें मेरे को पता है कि आप एक फिल्म मेकर भी हैं और एक एडिटर भी हैं, प्लस आप डीओपी भी हैं। तो उसमें आप क्या वर्क कर रहे थे उस टाइम पे? वहाँ पे मैं एक जूनियर कैमरामैन से मैं वहाँ पे सिलेक्ट हुआ था, उसके बाद मैं सीनियर तक पहुँचा था। उससे पहले सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जूनियर जब आप कैमरामैन वहाँ पे गए थे तो उससे पहले आप इस लाइन में आए कब थे और स्टार्टिंग कैसे कैसे आए? हुई थी आपकी इस लाइन में? क्या सोच के आपके दिमाग में आया कि मेरे को तो मीडिया लाइन में, और उस टाइम पे मीडिया लाइन कैसी थी तब में और अब में, क्या डिफरेंस है? क्या है कि हमारी जो लाइन है ना, आप किसी भी स्कूल में जाओगे, बच्चों से टीचर पूछता है बड़े हो के क्या बनना चाहते हो, तो बच्चे बोलते हैं डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर। कोई बच्चा ही नहीं बोलता कि मुझे सिनेमाटोग्राफर बनना है, मुझे लाइन प्रोड्यूसर बनना है, या मुझे मेकअप आर्टिस्ट बनना है। कोई नहीं बोलता है, क्योंकि बच्चों को नहीं समझ में होता कि क्या है। उनको ये पता होता है ये डॉक्टर अंकल है, ये वो है, सब है। तो वो चीज़ें बाद में उनको अपना पैशन के अकॉर्डिंग जब पता लगता है कि नहीं हमें तो इस लाइन में जाना है, तो वो डिसाइड करते हैं। मुझे इस लाइन में आना था, वो क्या है कि मैं फोटोग्राफी करता था बचपन में। मैं जब 10th में था तो मेरे पास एक कैमरा था छोटा सा रील डालने वाला, तो मैं उसमें से फ़ोटो खींचता था, फ्रेंड्स की, फैमिली की, सब। तो दैनिक भास्कर में एक ऑफ़र आया था कि आप एक फ़ोटो भेजो तो आपको एक फ़ोटो के 75 रुपीज़ मिलेंगे। अच्छा, एक फ़ोटो के। ये कौन से सन की बात कर रहे हैं? ये है आई थिंक 96-7 की बात है। ओके। हाँ, उस समय मैं 10th में पढ़ता था, तो मैंने कैलकुलेट किया कि एक रोल लाऊंगा, एक फ़ोटो खींचूंगा, उसमें 15 रुपये ऐसा कुछ पर फोटो का मेरा खर्चा आ रहा था। ठीक है। आज के टाइम में तो बहुत से ब्रांड, जैसे इमेजेस बाजार है, ऐसे बहुत से ब्रांड है जहाँ से आप कोई भी फ़ोटो उठा सकते हो। उस ज़माने में ऐसा कुछ था नहीं। आर्टिकल छपते थे, उनको कंटेंट चाहिए होता था। तो मैंने ऐसे ही फ़ोटो खींची, बहुत सारी फ़ोटो खींची मैंने। जैसे कोई गाय है, कोई किसान है, कोई ट्रैक्टर है, कोई बच्चा खेल रहा है, ऐसे मैंने बहुत सी फ़ोटो खींची और सारी की सारी दैनिक भास्कर में भेज दी। फिर मैं रोज़ दैनिक भास्कर देखता था, कहीं कोई फ़ोटो छपी नहीं। तो मुझे लगा कि ये ऐसे ही है, फेक है ये। लेकिन एक दिन मेरी सिस्टर आई, बोली भैया आपकी फ़ोटो छप गई। मैंने कहा कहाँ? देखा तो वो फ़ोटो छप गई थी सच में। तो नाम देते थे वो? क्या नाम कुछ नहीं देते थे, बस फोटो आती थी। तो वो कैसे पता चलता था कि ये आप ही की है? कुछ नहीं, वो पता लगाने की जरूरत नहीं है। मैं तो सिर्फ ऐसे देखो ऐसा है कि आपकी फ़ोटो छपी है एक अखबार में, बस ये आपके लिए बहुत बड़ी बात है। वो भी बिना किसी नॉलेज के, कहीं से सीखा नहीं। वो भी एक पॉइंट एंड शूट कैमरा, जिससे क्लिक करो फोटो आती है। पर वो चीज़ सिर्फ आपको ही पता होती थी कि ये मैंने खींची है, किसी को ये नहीं पता कि किसने खींची है। वो बस मेरे पास नेगेटिव होते थे उस फोटो के, उनके पास सिर्फ पॉजिटिव होते थे। तो वो फोटोग्राफी मैंने वहाँ से, मेरा थोड़ा उसमें इंटरेस्ट आया। जब मेरी फ़ोटो छपी तो मुझे अच्छा लगा। फिर मेरे गाँव में बॉर्डर फिल्म की शूटिंग हुई, मेरे गाँव के पास, बीकानेर के पास मेरा गाँव है। तो वहाँ मेरे दोस्त शूटिंग देखने गए, उन्होंने आए और आके बताया कि यार उनके पास एक कैमरा है, उसका लेंस है ना इतना बड़ा है, इतना बड़ा चौकोर लेंस है, इतना बड़ा, और तुम्हारे कैमरे का तो लेंस इतना बड़ा है। तब मुझे इंटरेस्ट हुआ कि यार वो कैमरा जिसका इतना बड़ा लेंस है वो कैसे होगा, वो कैसे चलता होगा? हाँ, वो कैसे चलता होगा, उसको चलाने में क्या मज़ा आता होगा, कैसी उसमें क्वालिटी आती है। तब मैंने डिसाइड किया कि चलो इस लाइन में आना है मुझे। फिर हमने वहाँ एक बनाई थी फिल्म छोटी सी। अच्छा, हाँ, शॉर्ट मूवी टाइप। हाँ, VHS कैमरे से बनाई थी उस ज़माने में यार दोस्तों ने। वो बड़ी कॉमेडी बन गई थी मूवी। बनाई तो सीरियस थी, लेकिन हमें कुछ नॉलेज होता नहीं था। वो बड़ी कॉमेडी बन गई, तो वो एज ए कॉमेडी बहुत चली वहाँ पे गांव में। अच्छा, हाँ, लोग देखते थे। उसके बाद हमने कहा यार एक सीरियस मूवी बनाते हैं। तो उसके लिए फिर मैंने फादर को बोला कि मुझे पैसे चाहिए, हम एक इस बार अच्छी मूवी बनाएंगे। तो फादर ने कहा कितने रुपए चाहिए? मैंने कहा 10,000 चाहिए। 10,000? हाँ, फर्स्ट प्रोड्यूसर। हाँ, तो मेरे पापा पैसे वैसे अच्छे देते थे मुझे, वो सीनियर अफसर थे, वो गवर्नमेंट जॉब था उनका। उन्होंने मुझे बोला कि मैं 10,000 रुपये नहीं दूंगा, 1 लाख दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, जो आप चीज़ बनाओगे ना वो आएगी कहाँ? मैंने कहा ऐसी कैसेट में आएगी। बोले इससे फ़ायदा क्या होगा? उन्होंने कहा अगर टीवी पे आती है ना, दूरदर्शन पे आती है, क्योंकि उस ज़माने में दूरदर्शन होता था। बोले अगर दूरदर्शन पे आती है तो मैं तुम्हें 1 लाख रुपये दे दूंगा, या दिल्ली दूरदर्शन पे नहीं आ सकती, तुम जयपुर दूरदर्शन पे आ जाए तो भी 1 लाख दे दूंगा, अगर उस पर नहीं आती तो मैं 1 रुपया भी नहीं दूंगा आपको। तब मैंने दोस्तों को बोला कि यार अभी हम इस प्रोजेक्ट को थोड़ा सा डिले करते हैं, हमें थोड़ा वर्क करना पड़ेगा कि जो हम शूट करने जा रहे हैं उसको
दूरदर्शन पे आना चाहिए, तो उसके लिए कहाँ कहाँ चले तो एक गोल और विजन आपको वहीं से मिल गया था कि मेरे को इसके लिए काम करना है। हाँ, क्योंकि वो फादर ने एक गेम खेला मेरे साथ कि या तो आएगी दूरदर्शन पे तो मतलब कुछ काम की चीज़ ही होगी, है ना, बिल्कुल। वहाँ से एक करियर भी स्टार्ट होता है भी हाँ इसकी दूरदर्शन में आइए, वरना ऐसे उन्होंने कहा ऐसी ये मस्ती के लिए बना रहे हैं, ऐसी पैसे ख़राब करेंगे, फिर कुछ काम धंधा तो करेंगे नहीं। तो वो उनके दिमाग में वैसा था। फिर मेरे एक रिश्तेदार है दूरदर्शन में, मैं उनसे मिलने गया, उनको मैंने बताया, वो अच्छे लेवल पे थे, मैंने कहा ऐसे ऐसे है और मुझे दूरदर्शन पे डालनी है। तब उन्होंने कहा बेटा एक पैसा नहीं लगेगा तेरा, सारा खर्चा दूरदर्शन देगा, तुम्हारे पास एक डिग्री होनी चाहिए और एक स्क्रिप्ट होनी चाहिए, जिस दिन ये दो चीज़ हो तुम लेके आ जाना, तुम्हारा एक पैसा नहीं लगेगा, सारा खर्चा तुम्हारे पापा का एक पैसा नहीं लगेगा, सारा खर्चा दूरदर्शन देगा, स्क्रिप्ट होनी चाहिए और डिग्री होनी चाहिए। ये रियलिटी है या सिर्फ आपको बनाने के लिए उन्होंने नहीं, ये रियलिटी उन्होंने सीधा बोला मुझे। अच्छा। वो मेरे रिश्तेदार थे, उन्होंने कहा हम लोग ही पास करते हैं जो भी स्क्रिप्ट होती है। मैं टेलीफिल्म बनाने की बात कर रहा था, जैसे आजकल शॉर्ट फिल्म बोलते हैं, उस जमाने में टेलीफिल्म बोलते थे। तो एक डेढ़ घंटे की थी वो, तो उन्होंने कहा आप स्क्रिप्ट लाओ और डिग्री लेके आओ, डिग्री वैलिड होनी चाहिए। मैंने कहा ठीक है। तो फिर मैं दिल्ली आया, इधर एक दो इंस्टीट्यूट थे, वहाँ मिला, वहाँ के प्रोस्पेक्टस लेके गया मैं। तो मैंने पापा को दिखाया, मैंने कहा एडमिशन लेना है। तो पापा ने फिर मेरे साथ एक गेम खेला। कहता मुझे तो इसका नॉलेज नहीं है, मेरे ऑफिस में एक सीनियर है, मेरे बड़े इंजीनियर हैं, वो विदेश में पढ़ के आए हैं, उनसे मिलो। और मैं उनके पास गया, उन्होंने प्रोस्पेक्टस दिखाए। उन्होंने कहा ये क्या कोर्स है? तो मैंने कहा ये फिल्म मेकिंग का कोर्स है। बोला ये डिग्री है? मैंने कहा डिग्री नहीं, ये 6 मंथ 1 ईयर का कोर्स है। तो उन्होंने कहा जिस पे डिग्री लिखा हो ना, डिग्री यूनिवर्सिटी की डिग्री हो, वो करो, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। अब तब मैंने कहा डिग्री का, तो फिर मैंने पता किया, तो इंडिया में उस समय पूना ही होता था, पूना फिल्म इंस्टीट्यूट। अच्छा, सिंगल? हाँ, उस ज़माने में एक पूना फिल्म इंस्टीट्यूट था जहाँ पर प्रॉपर डिग्री मिलती थी आपको, ग्रेजुएशन होती थी फिल्म मेकिंग के अंदर, जो कि लगभग 80% फिल्म मेकर जो है वो पूना से पास आउट है। अच्छा। हाँ, जयपर्दा हुई या बहुत सारे हैं, नसरुद्दीन शाह, ये बहुत, तो वो पूना फिल्म इंस्टीट्यूट से आते हैं, ठीक है, जिन्होंने वहाँ से प्रॉपर ग्रेजुएशन किया है, एक्टिंग में भी है, डायरेक्शन में भी है, साउंड रिकॉर्डिंग, इंजीनियरिंग, काफ़ी है उसके अंदर सब्जेक्ट्स हैं जिसमें करते हैं। तो लेकिन वहाँ बहुत टफ है। वहाँ मैंने जब उनका मंगवाया प्रोस्पेक्टस, बाय मेल आया मेरे पास, तो उसमें ग्रेजुएशन मांग रहे थे वो कि ऑलरेडी मैं 12th पास था, तो ग्रेजुएट था नहीं मैं। बोले पहले ग्रेजुएशन करो, उसके बाद यहाँ कंपटीशन फाइट करो, यहाँ पे 20 सीट्स होगी आपकी, उसके लिए 1000 कैंडिडेट फाइट करेंगे। तो मैंने पहले सोच लिया, मैंने कहा यार होना तो है नहीं कुछ। तो मैं फिर सब कुछ छोड़ छाड़ के अपना पढ़ाई में लग गया। मैंने कहा मैं फार्मेसी करने लग गया था, अपना मेडिकल खोलेंगे और अपना पैसे वैसे आएंगे तो खुद बनाते रहेंगे। ये तो प्लान ही चौपट हो गया सारा। वो सब यार दोस्त थे, पूरी टीम थी हमारी, हम रोज डिस्कस करते थे ऐसे बनाएंगे। उन्होंने सबको बोल दिया भैया अब कुछ नहीं होगा, अब कुछ नहीं बनेगा। हाँ, कुछ नहीं बनेगा। और वो आज तक नहीं बनी वो चीज़, मैं बता रहा हूँ। वो जो जिस चीज़ के लिए मैं निकला था वो आज तक बनी नहीं है वो चीज़। हालांकि लोगों की बहुत मैंने बना दी, फिल्म, एड, सब कुछ बना दिए। वो हमारी चीज़ वो नहीं बन पाई। वो सब बूढ़े हो गए। वो अभी भी गांव में जाता हूँ, बोलते हैं हाँ कब बन रही है भाई। उनके बच्चे बड़े हो गए। जो एक्टर था वो बिल्कुल बूढ़ा हो गया। तो फिर क्या है कि मैं चला गया बेंगलोर, वहाँ फार्मेसी करने चला गया मैं। जब मैं बेंगलोर में पढ़ रहा था तो वहाँ मुझे न्यूज़पेपर में एक इंस्टीट्यूट का पता लगा, गवर्नमेंट फिल्म एंड टीवी इंस्टीट्यूट बेंगलोर। वहाँ मैं गया, वहाँ जाके मैंने कहा मुझे वहाँ वो देखते ही मेरे वापस आ गया मन में कि यार अब मुझे तो ये करना। मैंने फादर को बोला, मैंने कहा ये इंस्टीट्यूट है। फादर ने कहा पहले फार्मेसी कंप्लीट करो और गवर्नमेंट का अगर है तो फिर आप उसमें एडमिशन लो, क्योंकि उसकी वैल्यू है। तो मैं गया प्रिंसिपल से मिले, मैंने कहा सर इसकी क्या वैल्यू है? उन्होंने कहा पूरे वर्ल्ड में वैल्यू है। अच्छा। हाँ, उन्होंने बताया कि दूरदर्शन में 80% कैमरामैन इस इंस्टीट्यूट से हैं। ओके। और नासा, इसरो, इन सब में हमारे उस टाइम पे दूरदर्शन ही हुआ करता था। हाँ, दूरदर्शन था उस जमाने में, और थोड़े छोटे मोटे चैनल थे, ठीक है। दूरदर्शन गवर्नमेंट जॉब, सब घर वाले चाहते गवर्नमेंट जॉब लगे। तो मैं फिर उन्होंने बताया प्रिंसिपल ने कि यहाँ कोर्स करने के बाद, मैंने कहा फ़ीस कितनी है? तो फीस बहुत नॉमिनल थी वहाँ पे, बहुत ही कम थी। तो मैंने कहा मैं एडमिशन लूँगा, लेकिन एडमिशन बड़ा मुश्किल से हुआ क्योंकि आउटसाइडर को लेते नहीं थे वो। ओके। हाँ, तो मैंने बहुत कुछ, मतलब उसमें बहुत मेहनत लगी मुझे, 2 साल लगे वहाँ एडमिशन लेने में। फाइनली एक सीट रिजर्व हुई मेरी राजस्थान। तो मतलब 2 साल क्यों लगे? क्योंकि वो होता था कि हम उनके 20 कैंडिडेट्स थे और आउटसाइडर सिर्फ 2 या 3 थे जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है ना, वहाँ की एक सीट रिजर्व थी।
अच्छा। मैं राजस्थान से था, राजस्थान की कोई सीट रिजर्व नहीं थी वहाँ पे। तो मैंने कहा मुझे यहाँ एडमिशन लेना, तो उन्होंने कहा आपको सीट रिजर्व करवानी पड़ेगी। मैंने कैसे होकर, वो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाना पड़ेगा, वो लिख के देगी। इतना तो कुछ था उस हाँ, टाइम बहुत कुछ था उसमें। तो मैं कभी दिल्ली आता था वहाँ एडमिशन के लिए, वो बोलते थे पहले राजस्थान जाओ, फिर राजस्थान से बोलते पहले दिल्ली से लिखा हुआ है, ऐसा करके। और लैंग्वेज का भी प्रॉब्लम था उस टाइम पे। सिर्फ और सिर्फ क्या वही इंस्टीट्यूट थे या प्राइवेट इंस्टीट्यूट भी चल रहे थे? नहीं, प्राइवेट बहुत चल रहे थे, लेकिन मेरे फादर ने बोल दिया था कि डिग्री होनी चाहिए, अच्छा। वैलिड। फिर फाइनली मैंने वो करवाया, अपना एडमिशन करवाया वहाँ पे। एक सीट रिजर्व हुई मेरी राजस्थान से। फिर वहाँ पे मेरा सिलेक्शन प्रोसीजर चला, वहाँ पे मैं सिलेक्ट हुआ। वहाँ पे एलिजिबल तो इन 2 साल के अंदर आपकी फार्मा चल रही थी या उसमें आपका गैप? फार्मा तो मेरी खत्म हो चुकी थी। ओके, खत्म हो चुकी मैंने कंप्लीट कर लिया था उसको, खत्म हो गई थी मेरी। फिर मैं आगे पढ़ना नहीं चाहता था मैं, क्योंकि ज़्यादा पढ़ना मेरे को, मैं सोच रहा था क्यों पढ़ना है इतना, कुछ करना है लाइफ में। ठीक है, पढ़ाई एक लेवल तक ठीक है। हाँ, अगर आपको डॉक्टर इंजीनियर बनना है, साइंटिस्ट बनना है तो आप पढ़ो, या आपको पढ़ाना है आगे तो पढ़ो, लेकिन आपको कुछ करना है आपको। तो मैं उसी में पढ़ाई मैंने कर ही ली थी। उसके बाद फिर मेरा सिलेक्शन हुआ वहाँ पे। फिर मैं 3 साल मैंने वहाँ पे ग्रेजुएशन किया गवर्नमेंट फिल्म एंड टीवी इंस्टीट्यूट बेंगलोर से। बहुत अच्छे फ्रेंड्स मिले, बहुत अच्छा कल्चर था, एक साउथ का कल्चर, वहाँ के लोगों के साथ मिलना। और हमारा बिल्कुल हिल स्टेशन के ऊपर था कॉलेज, गांव से बिल्कुल बाहर जंगल में। वो जर्नी, मतलब हम जाते थे वहाँ, कुछ दूर पैदल चलते थे। वो बड़ा अच्छा लाइफ, मतलब मेरे लाइफ का बहुत अच्छा टाइम चला वो जो था, कॉलेज लाइफ जो मेरी थी। और मुझे पता था लास्ट है, इसके बाद हमें काम धंधे पे जाना है। तो वहाँ पे मैंने कोर्स कंप्लीट किया। उसके बाद फिर मैं इधर बॉम्बे गया। मैं बॉम्बे में मेरे गुरुजी मिले मुझे, जिन्होंने रामायण शूट की थी। अच्छा। दूरदर्शन की रामायण, वो मेरे गुरुजी हैं। उनका नाम है अजीत नायक सर है उनका नाम। मैं उनको बहुत मानता हूँ, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा, काम के साथ साथ बहुत कुछ सीखा। तो वहाँ से फिर मैं बिल्कुल चेंज हुआ। और उसके बाद फिर मेरी शादी हुई, फिर मैंने जॉब मिला मुझे यहाँ दिल्ली में। और फिर मैंने 10 साल यहाँ एक चैनल में काम किया, फिर 1 साल जी न्यूज़ में काम किया, फिर और पिछले 5 साल से अब मैं अपना कर रहा हूँ। और अभी मैं एक इंस्टीट्यूट में पढ़ा भी रहा हूँ बच्चों को, फिल्म सिटी में इंस्टीट्यूट है, वहाँ पढ़ा रहा हूँ मैं बच्चों को। आपने इस जर्नी के अंदर एक गुरु का भी किसी को दर्जा दिया है, तो आप उनसे कैसे मिले, क्या एक्सपीरियंस था आपका उनके साथ? ये ना बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, इसको मैंने लिखा भी है फेसबुक पे एक बार। अच्छा। जब कोर्स ख़त्म हो गया मेरा, तो अब मुझे नहीं पता करना क्या है, क्योंकि मैंने कोर्स किया था बेंगलोर में, जो कि कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री है। वहाँ कुछ थोड़े बहुत जान पहचान के लोग हैं, लेकिन मैं वहाँ काम करना नहीं चाहता था, क्योंकि वो कन्नड़ा इंडस्ट्री है, वो एक डेडिकेटेड टू कन्नड़ पीपल। लैंग्वेज भी, हाँ लैंग्वेज है, हाँ वो है। मुझे बॉम्बे में काम करना था। अब बॉम्बे में मैं किसी को जानता नहीं हूँ, कोई किसी को नहीं जानता हूँ मैं वहाँ पे कौन है। 1-2 सीनियर के नंबर थे, वो भी मेरी तरह स्ट्रगल ही कर रहे थे, कहते आज तू आज हम भी स्ट्रगल कर रहे, तुम भी स्ट्रगल कर रहे। तो वो थे, कोई बड़ा नाम मेरे को पता नहीं था कि मेरे कॉलेज से कौन है। और उस जमाने इंटरनेट वगैरह थे नहीं, हालांकि मेरे कॉलेज से बहुत बड़े बड़े। अब ये कौन सा ईयर आ गया? अब कौन से ईयर की? 2007 की बात है ये। 7। हाँ 2003 to 6 मैंने वहाँ पे ग्रेजुएशन किया। हाँ 7 में मैं बॉम्बे आ गया था, 6 एंड में 7 में आ गया था मैं। अब क्या है कि मैं किसी को जानता नहीं, अब मैं कैसे जाऊँ? मुझे यहाँ तक ये भी नहीं पता कि फिल्म स्टूडियोज़ कहाँ पर है, प्रोडक्शन हाउसेज कहाँ पर, कुछ नहीं पता। तो मेरी सिस्टर रहती है, रियल सिस्टर बॉम्बे रहती है। ओके। तो जिया जी बच्चे सब वहीं रहते हैं उनके, तो मैं उनके पास चला गया। अब सुबह सब नहा धो के निकल जाते हैं, जिया जी निकल गए, उनके पिताजी नहा धो के निकल गए, उनके छोटे भाई नहा धो के निकल गए, बच्चे स्कूल को निकल गए। मेरी सिस्टर बोली अब तू क्या करेगा, तू नहा धो के बैठ गया, अब तू जा कहीं। अब मैं कहाँ जाऊँ? तो मैं घूम फिर के ऐसे जाके एक पार्क में बैठ जाता था, सोचता था किसको फ़ोन लगाऊँ, ये वो। 1-2 लोगों को फ़ोन लगाता, वो खुद बोल रहे हैं यार हम तो स्ट्रगल कर रहे हैं हमारे पास भी काम नहीं, हम पे खुद काम नहीं, अब क्या करूँ? तो ऐसे करते करते मैं मुझे किताबें पढ़ने का बड़ा शौक है बचपन से। तो एक किताब जैसे होता है ना, सेकेंड हैंड किताबें मिलती हैं, वहाँ पर मैं गया। तो वहाँ पे एक फिल्म डायरेक्टरी थी पुरानी, 5-7 साल पुरानी, वो 20 रुपये में मैंने खरीद ली वो। फिर मैं पार्क में बैठ के, मेरे पास मोबाइल था और मैंने लोगों को फ़ोन लगाना शुरू किया। तो क्या हुआ कि बहुत सारे नंबर चेंज हो गए थे उसमें, कोई बात बनी नहीं उस डायरेक्टरी से। और ज़्यादातर जो थे वो यही थे कि कोई वैनिटी वैन फिल्म में लगा रखी है, कोई कपड़े दे रहा है, कोई ड्रेसिंग दे रहा है, इस तरह के लोग थे जो अपना प्रमोट कर रहे थे। जो मैं चाह रहा था वैसा कोई बंदा मिला नहीं मुझे। फिर मैंने कहा अब क्या करूँ मैं? तो मेरे को एक फ्रेंड मिला मुझे, मैंने फ़ोन किया उसको, तो उसने कहा कि यहाँ इंडिया लाइब्रेरी है एक,
ब्रिटिश लाइब्रेरी बोलते हैं उसको, मुंबई में? मुंबई में। हाँ, वहाँ बहुत सी फिल्मों का शूट होता है वहाँ पे, बहुत फेमस है वो। तो बोले वहाँ चला जा, वहाँ पर लेटेस्ट डायरेक्टरी आती है, और वो लेटेस्ट डायरेक्टरी होती है वो 2-2,500 रुपये की होती है। अच्छा। बहुत महंगी होती है वो, तो उसमें आपको मिल जाएंगे। तो मैं गया तो वहाँ पे मेरे को लेटेस्ट डायरेक्टरी मिली। मैंने उसको बोला, मैंने कहा भाई मैं ये बाहर ले जाऊँ, इसकी फ़ोटो सेट करा के और वापस दे दूँगा। उसने कहा नहीं यहीं पढ़ो, बाहर नहीं लेके जाओगे। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैं फोटो स्टेट पे गया, वहाँ से 4-5 पेज लेके आया, पेन लेके आया, और मैंने सारे नंबर उतारे वहाँ से। मेरे को 2 दिन लगे, मैंने सारे नंबर उतारे। फिर मैंने उनको फ़ोन लगाना शुरू किया। अच्छा। तो एक इंसिडेंट बताता हूँ। हम आपके यहाँ कौन फिल्म है एक, उनके जो DOP हैं उनका नाम है राजन किनागी। ओके। बहुत लोगों को फ़ोन लगाया मैंने, उनको फ़ोन लगाया मैंने, तो उनकी वाइफ ने फ़ोन उठाया। तो मैंने कहा सर है? तो उन्होंने कहा नहीं सर तो नहीं है। तो मैंने कहा सर कब आएंगे? तो बोले बेटा सर इस दुनिया में ही नहीं है, वो 2 साल पहले चले गए हैं। मुझे बड़ा फील हुआ, मैंने सॉरी बोला उनको, क्योंकि मुझे पता नहीं था। तो ऐसे मैं फ़ोन लगाता गया। तो एक है बहुत बड़े फेमस DOP हैं, 13 सुरूरी आया था ना हिमेश रेशमिया का, उस फिल्म के, अनिल सोनी उनका नाम, ठीक है। उनको फ़ोन लगाया मैं, उन्होंने फ़ोन उठाया। मैंने कहा सर मुझे काम चाहिए। कहता हाँ राज मैं घर पे हूँ, अभी मैं लेट हो गया हूँ सेट पे, एक काम करो तुम्हें काम चाहिए ना, हाँ मेरे पास आ जाओ, मेरे पास काम है, कोई दिक्कत नहीं है, मेरा फलां जगह पे सेट लगा हुआ है, वहाँ यूनिट पहुँची है, मैं लेट हो रहा हूँ, तुम जाके सब लाइट वाइट कराओ, कैमरा रखाओ। मैंने कहा सर मुझे कुछ नहीं आता। ओ यार मुझे अभी ज़रूरत है बंदे की, मतलब बहुत बड़े कैमरामैन थे। बोले अभी मुझे एक बंदे की ज़रूरत है, सेट पे चाहिए मुझे, और जाके तुम कराओ। मुझे कुछ आता नहीं था, मैं तो कॉलेज से पास होके आया था, मुझे तो कैमरा ऑन करना ही नहीं आता था, क्योंकि जो हमारे कॉलेज में कैमरे थे वो ओल्ड स्टाइल के थे, इंडस्ट्री में लेटेस्ट स्टाइल के थे, सब चीज़ें बदल जाती है, ठीक है ना। तो ऐसे इंसिडेंट हुआ। फिर मैंने फ़ोन लगाया कुछ लोगों को, वो मिलने के लिए बुलाया, लेकिन बोला नहीं हम नहीं रख सकते, हम नहीं जानते आप कौन है, कहाँ से आए हैं, बैकग्राउंड क्या है। कुछ लोग डर रहे थे, रेफरेंस से ही रखा। फिर फाइनली मेरे को अजीत नायक सर हैं मेरे गुरुजी, उन्होंने मुझे बुलाया। तो उनको भी आपने ऐसे कॉल किया था या मैंने फ़ोन किया उनको, तो उन्होंने बोला हाँ कौन से कॉलेज से है? तो मैंने कहा जी मैं गवर्नमेंट फिल्म इंस्टीट्यूट से हूँ। कहता वहाँ महापाक्षी को जानता है? मैंने कहा हाँ जी वो हमारे लेक्चरर थे, हाँ उनसे पूछना मेरे बारे में, मेरा फ्रेंड है वो, उसको जानता है? मैंने कहा हाँ जी जानता हूँ, वो भी मेरा फ्रेंड है। उन्होंने मेरे कॉलेज के बहुत से लोगों के नाम बताए उन्होंने, जो हमारे कॉलेज में गेस्ट लेक्चर के लिए आते थे, बड़े बड़े कैमरामैन थे बॉम्बे में, वो सब उनके साथ काम कर चुके थे। कहते ठीक है तू आ जा, कल सुबह आ जा, मेरा एक शूट है वहाँ पे आ जा। फाइनली मैं वहाँ चला गया, उन्होंने शूट वूट कराने के बाद 500 रुपये दिए मुझे, बोला तू रोज़ आया कर। तो जब भी शूट होता था मैं आ जाता था। तो फर्स्ट डे जब आप गए थे तो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली थी? कुछ नहीं, बस वो बोले कि ये कैमरा उठाओ मेरे साथ चलो, बस सब कुछ हो रहा था, मैं बस देख ही रहा था वहाँ पे क्या होता है। थोड़े दिनों बाद उन्होंने मुझे सेकंड कैमरे दे दिया कि इस पे काम करो आप, तो मैं करता था वहाँ पे काम। किस टाइप का काम हो रहा था वहाँ पे? मतलब वहाँ पर ज़्यादातर होता था ये कॉर्पोरेट वीडियोज़ होते थे वो शूट करते थे, और कभी ये CID का सीरियल वगैरह या इनमें उनका कैमरा वगैरह जाता था, तो मैं जाके वहाँ कभी फोकस पुलिंग कभी कुछ, तो वहीं सीखता था मैं। तो वहाँ मैंने सीखा वहाँ पे। और फिर एक दिन उन्होंने पूछा कि राज तू कैसे आया इस लाइन में? तो फिर मैंने वही स्टोरी बताई कि जी बॉर्डर फिल्म की शूटिंग थी और मैं गया था। तो बोले बॉर्डर फिल्म के कैमरामैन को जानता है? मैंने कहा नहीं जानता। कहते चल मिलाता हूँ। तो एक पार्टी चल रही थी, वहाँ मुझे लेके गए वो, तो उनको बुलाया उन्होंने, उनका नाम ईश्वर बिद्री। अच्छा। हाँ, जो बॉर्डर फिल्म के सिनेमाटोग्राफर थे, उनको बुलाया, बोला देख तेरे को एक लड़के से मिलाता हूँ जो तेरी फिल्म देख के इस लाइन में आया है। तो उन्होंने पूछा कि कौन से कॉलेज से हो? तो मैंने कहा मैं गवर्नमेंट फिल्म इंस्टीट्यूट से हूँ। तो ईश्वर बिद्री सर ने कहा मैं भी उसी से हूँ। अच्छा। मतलब जो बॉर्डर के सिनेमाटोग्राफर वो भी उसी कॉलेज से थे जिस कॉलेज से मैं था। ये मुझे उस दिन पता लगा, मेरे सर को भी उस दिन पता लगा कि अच्छा हाँ, मतलब कि कहाँ से चीज़ें कहाँ कनेक्ट होती है आप ये देख के। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि कैसे आए, तो मैंने सारी स्टोरी बताई उनको। फिर वो बोले कि बेटा अभी मेरे पास कोई फिल्म है नहीं, लेकिन नेक्स्ट जो भी फिल्म होगी तुम उसमें ज़रूर आना और मेरा नंबर ले लो आप। उन्होंने नंबर दिया अपना। पर तब तक मैं दिल्ली आ गया था, मेरे को जॉब मिल गई थी, फिर मेरा जाना हुआ नहीं वहाँ पे। होम्स ऑफ 18 में? हाँ, होम्स ऑफ 18 में। तो आप वहाँ पे डायरेक्टर या DOP क्या? मैं DOP था वहाँ पे, कैमरा डिपार्टमेंट था उसी में हम थे, 8-10 कैमरामैन थे हम। तो अगर आज की डेट में कोई इस लाइन में आना चाहे, मतलब जो हमारी इंडस्ट्री है मीडिया इंडस्ट्री, उसमें अगर कोई DOP या फिर डायरेक्टर बन के आना चाहता है तो कितना स्कोप है आज की डेट में इस लाइन में? सर स्कोप तो हमेशा ही है, हमेशा से है, क्योंकि वैक्यूम हो जाता है किसी भी इंडस्ट्री में। जब पुराने लोग
वहाँ से वॉकआउट कर देते हैं, रिटायर्ड हो जाते हैं वो लोग, तो वो वैक्यूम हो जाता है। तो उसे फिल करने के लिए न्यू जनरेशन को आना होता है, तो वो आते हैं। फिल्में तो बनेगी, ऐसा नहीं है कि फिल्में बनना बंद हो जाएगी। और फिल्में तो 100 साल से बन रही है भारत में, और दुनिया में तो 200 साल से बन रही है फिल्में। तो फिल्मों का अंत नहीं होगा, फिल्में और बनेगी। और उसके बाद जब OTT आ जाता है या आपका TV आ जाता है, तो कंटेंट तो चाहिए ही ना 24 आवर्स। पहले एक दूरदर्शन था और एक बॉलीवुड था, 2 ही चीज़ होती थी। आज दूरदर्शन की जैसे कितने चैनल है, फिर बॉलीवुड के साथ OTT है, फिर अब तो साउथ का भी मिक्सअप हो गया है, ठीक है। उसके बाद यूट्यूब पे और इन पे कितने क्रिएटर्स हैं, फिर रील्स हैं, बहुत कुछ है अभी तो डिमांड हमेशा रहेगी। तो इसके साथ साथ क्या आपको लगता है कंपटीशन भी बढ़ रहा है, क्योंकि इतने लोग भी आना चाह रहे हैं और इतने ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स भी खुल गए हैं, तो कुछ कंपटीशन भी बढ़ा होगा? नहीं, कंपटीशन तो सर हर जगह होगा, आप कोई भी काम कंपैरिजन वाइज कि पहले इतना नहीं होता था या अब ज़्यादा ही आपका? नहीं, देखो कंपटीशन हमेशा रहता है। और पहले और अब के बारे में ऐसा है कि पहले काम कम था तो लोग भी कम थे, कम लोगों के पास कम काम था, तो वही कंपटीशन था। अब ज़्यादा लोग है, ज़्यादा काम है, बात वही है, रेशो वही है। पर हेड कितना काम है, वो पहले भी एक क्वेश्चन मार्क था, आज भी एक है। तो कंपटीशन तो रहेगा, हमेशा रहेगा, और हर लाइन में रहेगा। वो किसी भी लाइन में ऐसा नहीं है कि वहाँ कंपटीशन नहीं है। आपने कोई लाइन ऐसी पकड़ ली जिसमें कंपटीशन नहीं है, तो आपको देख के 4 लोग फिर आ जाएंगे, तो कंपटीशन तो रहेगा, ये तो है। पर आज की डेट में जैसे फ़ोन का काफ़ी ज़्यादा कल्चर चल गया, लोग कहते हैं कि मतलब कैमरा क्या चलाना, हम तो फ़ोन से ही वो चीज़ बना सकते हैं जो कैमरा मैन नहीं बना सकता। तो क्या फ़र्क है एक DSLR और फ़ोन के अंदर? देखिए, फ़ोन के अंदर अभी जो लोग बना रहे हैं फ़ोन में, तो ये अच्छी चीज़ है, क्योंकि एक बिगनर के लिए एक फ़ोन बहुत फ़ायदेमंद सौदा है उसके लिए। ईजी टू हैंडल है वो, हाँ, मतलब आसानी से बना सकता है। हाँ, वो बना सकता है। अब देखा जाता है कि कंटेंट की वैल्यू क्या है, किस तरह का कंटेंट। अगर आपको रील ही बनानी है तो फिर उसके लिए DSLR क्यों लेना, फ़ोन पे बनाओ, सही बात है, अपलोड करो। आप कहीं घूमने गए, कहीं होटल में खाना खाया, कहीं घूमे, अपने फ़ोटो खींची, हाथों हाथ अपलोड कर दी, 10 मिनट में लाइक आने स्टार्ट हो जाएंगे, 48 घंटे बाद लाइक खत्म हो जाएंगे, उस फोटो का काम खत्म हो जाएगा, आप दूसरी फोटो डाल दोगे, फिर दूसरे पे आने लग जाएंगे। तो उस चीज़ों के लिए फ़ोन बेस्ट है उसके लिए, ठीक है। आप बिगनर हो, जैसे कोई आप अपने प्रोडक्ट को या फिर आप कोई कमर्शियल लाइट बना रहे हो, तो तब आपको कैमरे से ही करना चाहिए। बिल्कुल, वही तो बता रहा हूँ कि अगर आपने फ़ोन पे बनाया और फ़ोन पे लोग देख रहे हैं तो काम चल रहा है। लेकिन आपको TV के लिए बनाना है तो फिर आपको उस स्टैंडर्ड का कैमरा चाहिए। और अगर आपको OTT के लिए बनाना है तो उसके लिए अलग स्टैंडर्ड है। और आपको अगर पर्दे के लिए बनाना है, फिल्म पर्दे के लिए, तो उसके लिए वो है। तो अब जैसे सेम है, एक BMW गाड़ी है, एक छोटी गाड़ी है, ठीक है ना, काम दोनों ही करती है। लेकिन हाँ, जैसे मान लो कुछ बंदे बोलते हैं कि हाँ, मैं शुरू में स्कूटर पे ही अपना काम धंधा करता था, ये आज मेरे पास ये गाड़ी है, वो गाड़ी है, 10 गाड़ियाँ 20 गाड़ियाँ। तो वही है कि शुरुआत में हमें फ़ोन की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन जब आप प्रो हो जाओगे, क्योंकि फ़ोन की कुछ लिमिटेशंस है, ठीक है ना। फ़ोन अगर एक ही जैसा कंटेंट है, अगर मान लो आप मंदिर में भजन चल रहे हैं और वो लोगों को दिखाने होते हैं, आप फ़ोन लगा दो, वो चलता रहेगा, बस बात खत्म। सही बात है। लेकिन अगर आपको एक स्पेसिफाई चीज़ बनानी है तो फिर उसके लिए एक स्पेसिफिक कैमरा चाहिए। वो एक स्पेसिफिक होता है, और जरूरी नहीं कि सिर्फ फ़ोन से ही हो जाता है। उसके लिए लाइट चाहिए, लेंस चाहिए, स्क्रिप्ट चाहिए, बैकग्राउंड, फोरग्राउंड, बहुत कुछ चाहिए उसके लिए, तब जाके वो एक चीज़ बनती है। एक फिल्म होती है, उसके अंदर एक चीज़ पे काम होता है, एक चीज़ के लिए एक बंदा होता है, तो वो चीज़ उसी से ही अचीव हो पाएगी ना। बिल्कुल सही। हाँ, तो फ़ोन ऐसा नहीं है कि फ़ोन आने से हमारा काम खराब हो गया, ऐसा नहीं है। फ़ोन आने से फ़ोन वाले लेवल के काम बढ़े हैं। ऐड तो अभी भी कैमरों पे शूट होता है, बिल्कुल, ठीक है ना, वो चीज़ है। तो जो कंटेंट है TV का और जो ब्रॉडकास्ट, जिसको ब्रॉडकास्ट हम बोलते हैं, वो तो एक स्पेसिफिक कैमरे पे ही होगा, और उसके लिए एक स्पेसिफिक बंदा ही चाहिए। जैसे अभी आप टीचिंग कर रहे हैं, बच्चों को सिखा रहे हैं, तो उनके अंदर क्या आपको ऐसा लगता है कि जो आज की जनरेशन है वो चेंज हो गई है, या पहले जो जनरेशन थी वो चेंज थी? दोनों में सिमिलैरिटी लगती है? अगर कोई कैमरे की लाइन में आना चाह रहा है तो वो सिमिलर ही है, वही जुनून है, या वही पैशन है, या अब वो चेंज हो गया है कि बस अब शौक के लिए लोग आ जाते हैं, सिर्फ अपना कर रहे हैं, या अभी भी वही जुनून है जैसे आप लोग, हम पुरानी सुनते हैं कहानियाँ कि भाई मैंने इतना स्ट्रगल किया, देन फिर उसके बाद मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, तो वो और जब आप सिखाते हैं तो सेम चीज़ लगती है, या फिर अब ऐसा लगता है कि पैशन के लिए बस कर रहे हैं जी, हमें टिकटॉक बनाना है? देखिए, ऐसा है कि अभी जो न्यू जनरेशन आई है वो
हमारे टाइम की जनरेशन के हिसाब से बहुत अलग है, वो चेंज है। और नेचर में चेंज हमेशा रहेगा, नेचर कभी भी सेम नहीं रहेगी। आप किसी एक जगह की आज फ़ोटो खींच लो, 10 साल बाद वहाँ फ़ोटो खींचना, नेचर उसे चेंज कर देगी। अच्छा। नेचर हमेशा चेंज रहती है। एक ज़मीन है, उस पर कुछ उगेगा, उसके बाद वो ख़त्म हो जाएगा, फिर वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, फिर उगेगा। तो नेचर का मतलब ही चेंज है। अगर चेंज नहीं होगा तो फिर वो नेचर नहीं है, ठीक है ना। चेंज होना पड़ेगा, और चेंज तभी होगा जब वर्ल्ड डेवलप होता है, क्योंकि चेंज से ही तो डेवलप होता है। आज हम जो दुनिया देख रहे हैं वो आज से 100 साल पहले वैसी नहीं थी, सब कुछ चेंज हुआ है। तो चेंज को मैं एक्सेप्ट करता हूँ। न्यू जनरेशन है, उनको समझना पड़ेगा, उनको मैं समझता हूँ। हम अपने बड़े जो गुरु हैं उनको बहुत रिस्पेक्ट देते थे, हम न्यू जनरेशन को भी बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि आज जो बच्चा चड्डी में घूम रहा है, आने वाले टाइम में वही भारत का, उन्हीं में से भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे, जज बनेंगे, उन्हीं में से क्रिकेट स्टार, सुपरस्टार, फिल्म स्टार बनेंगे, डायरेक्टर बनेंगे, नासा को वो हैंडल करेंगे, इसरो को हैंडल करेंगे। तो वो जो बच्चे जिनको आज घूम रहे हैं छोटे मोटे, वही तो बच्चे हैं जो आने वाले टाइम में इंडिया को या वर्ल्ड को लीड करेंगे वो लोग। तो मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, उनकी जो भी है मेरे लिए वो रिस्पेक्टेबल है। क्योंकि हो सकता है तब हम बूढ़े हो जाए और हमें उनका अपॉइंटमेंट लेना पड़े, जो आज बच्चे घूम रहे हैं। सही बात है, ठीक है ना। तो ये लोग संभालेंगे, ठीक है, और इन्हीं में से संभालेंगे। और दूसरा ऐसा है कि डिसिप्लिन आजकल के बच्चों में थोड़ा सा कम है पहले से। हाँ, और वो बहुत ज़रूरी है। अगर आप डिसिप्लिन हो तो आप आगे अच्छा कर सकते हो, नहीं तो आपको स्ट्रगल बढ़ जाएगा आपका। मेन वही है, इसमें नुकसान ऐसा नहीं है कि कुछ है। तो न्यू जो जनरेशन है उनमें 2-3 प्रॉब्लम्स है उनके अंदर, लेकिन कुछ खूबियाँ भी है उसमें, प्रोज एंड कॉन्स दोनों में होते हैं। तो जो न्यू जनरेशन है उनको क्विक चाहिए, जल्दी जल्दी हर चीज़ जल्दी चाहिए, पैसा भी जल्दी चाहिए, नाम जल्दी चाहिए, सब जल्दी चाहिए। पैसेंस नहीं है उन लोगों के अंदर, क्योंकि पैसेंस बहुत ज़रूरी है इस इंडस्ट्री के अंदर। आपको रातों रात सफलता नहीं मिलती है। आप रातों रात वायरल हो सकते हो, पर वायरल से आपका घर नहीं चलेगा। मैं बताता हूँ, जितने भी लोग वायरल हुए क्या वो सक्सेस हो गए अपनी लाइफ में? नहीं। आए वायरल हुए, आज कोई नहीं पूछ रहा उनको। तो वायरल होना आपका लाइफ का मकसद थोड़ी है कि मैं वायरल हो जाऊंगा। आपका मकसद तो सफल होना है ना। आपको तो अमिताभ बच्चन बनना है, सचिन तेंदुलकर बनना है। आपको एक रात के लिए वायरल थोड़ी होना है, 1 महीने के लिए वायरल थोड़ी होना है आपको। सही बात है। आपने भी देखा होगा जो वायरल हुए मोस्टली ऊपर पहुँचे, फिर बाद में नीचे गिरे, फिर लोग उन पर रील्स बना रहे हैं कि देखो किसी की क्या हालत हो गई, ये वो है। तो वायरल कोई सॉल्यूशन थोड़ी है। कोई बंदा बोले कि मुझे वायरल होना है, तो वो एक तरह से धोखा है। वो उसे बोलो सक्सेस होना है। तो न्यू जनरेशन जो है वो बस उसके लिए यही कहता हूँ कि हमें उनको समझना पड़ेगा कि वो क्या है, क्योंकि वही फाइनली वही इंडस्ट्री को संभालेगी, फ्यूचर है वो। हाँ। और दूसरा आपने सवाल किया कि क्या वो पैशन के लिए आते हैं, क्या आते हैं? तो देखो ये हमेशा ही रहा है कि हर सरकारी स्कूल का हर बच्चा अब्दुल कलाम नहीं बनता है। हाँ, तो जिनको टॉप पे आना है, चाहे भले ही वो इंस्टीट्यूट से आए या स्ट्रगल करके आए या ऑनलाइन सीख के आए, जिनको टॉप पे आना था वो टॉप पे आते ही हैं। हाँ, कुछ लोग होते हैं जो किसी को देख के आ जाते हैं, या मेरे रिश्तेदारों ने भेज दिया, फादर ने भेज दिया, जी। तो वो फ़र्क है बस। तो अगर किसी को डीओपी या जो हमारा इंडस्ट्री है उस पर अगर कोई अपना करियर बनाना चाहता है, तो उसको सबसे पहले क्या स्टेप लेने चाहिए जिससे उसका करियर आगे स्टेबल रहे? कोई भी बच्चा अगर इस लाइन में आ रहा है, तो अगर वो क्रिएटिव है तो वो सक्सेस होगा। क्रिएटिव की डेफिनेशन क्या है, कि कैसे वो जज करे कि वो क्रिएटिव है या नहीं है? जो काम मशीन ना कर पाए ना, वो क्रिएटिविटी है। अगर कोई काम मशीन कर दे, अगर कोई मशीन चाय बना दे, तो वो क्रिएटिविटी नहीं है। सही बात। जहाँ मशीन फेल हो जाएगी ना, वो फिर क्रिएटिविटी है वहाँ पे आगे। तो मशीन से आगे सोचने वाला बंदा ही क्रिएटिव है। आप एक टॉपिक दो 10 बच्चों को कि जाओ इस टॉपिक पे कुछ वीडियो शूट करके लाओ, तो हर बच्चा अपने हिसाब से लाएगा। और कुछ बच्चे तो इतना ऐसा बना के लाएंगे आप सोच नहीं सकते कि यार इतना अच्छा कैसे सोच लिया। टॉपिक वही था सेम। तो, हाँ, बस उनकी क्रिएटिविटी कैसे काम करती है वो है। और इस इंडस्ट्री को क्रिएटिविटी ही चलाएगी फाइनली। भले ही आप इसमें इन्फ्लुएंस आ जाए या पैसा आ जाए, कुछ भी आ जाए, फाइनली क्रिएटिव बंदा ही आगे आएगा। जैसे आपने देखा होगा साउथ के लोग आगे आ रहे हैं क्योंकि वो रियल में क्रिएटिव है। क्योंकि मैं तो उन लोगों के साथ रहा हूँ, मुझे पता है वो बहुत पैशनेट होते हैं काम को लेके।
जब वो काम देखते हैं हम उनका, और फिर वो उनका जो कंसिस्टेंसी है जो काम में, वो देख के हम हैरान रह जाते हैं कि यार ये बंदा दिखने में ऐसा है और ये काम इसका इतना है। जल्दी से डिस्ट्रैक्ट नहीं होते वो। आप देख लेना फाइटिंग सीन जो हैं वो साउथ वाले जितना अच्छा बनाते हैं उतना बॉलीवुड नहीं बनाता। तो वो बहुत क्रिएटिव लोग हैं वो। और एक चीज़ और बताऊँ, बॉम्बे में भी जो तगड़े क्रिएटिव लोग हैं टेक्निकली, वो साउथ से हैं, बहुत सारे साउथ से हैं। अच्छा। साउथ से ही आती है टीम। आज के डेट में मूवीज भी बॉलीवुड काफ़ी सारी बनती है जो साउथ से ही इंस्पायर होकर के बनती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि क्या स्टेप होने चाहिए किसी को अगर वो बनना चाहता है डीओपी या फिर वो बनना चाहता है डायरेक्टर, तो फर्स्ट स्टेप उसके क्या होने चाहिए? क्रिएटिव होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप क्रिएटिव नहीं है तो फिर आप एक मजदूर बन जाओगे उस इंडस्ट्री में। लोग आएंगे, आपसे काम कराएंगे, पैसा देंगे, घर जाओ। ठीक है ना? आप लीड नहीं कर पाओगे, आप पीछे रहोगे हमेशा। अगर आप क्रिएटिव हो तो आप इंडस्ट्री पे राज करो, इंडस्ट्री की गद्दी खाली है। उसके बाद आपको डिसिप्लिन होना है, आप में पैशन होना चाहिए, कंसिस्टेंसी होना चाहिए, और फिर टेक्नोलॉजी का सही यूज़ करना आना चाहिए आज के टाइम में, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत हेल्पफुल है और इक्विपमेंट बड़े चीप हैं आज के टाइम में। पहले कैमरा को हाथ लगाना ही बहुत बड़ी बात होती थी, लोग डरते थे ये कैसा है, कहाँ से आया, हमें नहीं पता होता था, कितने का मिलता है नहीं। आजकल अच्छे अच्छे कैमरा मिलते हैं, लो बजट में आ जाते हैं। हाँ, लाइट अच्छी मिलती है, टीम बन जाती है, आप इंटरनेट पे टीम बनाओ अपनी, एक ईजी हो गया वैसे तो। हाँ, तो मतलब आपको आज बॉम्बे जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप क्रिएटिव हो तो आप अपना काम वहाँ कर सकते हो, कहीं से भी कर सकते हैं इंडिया में। कोर्स क्यों जरूरी है कि अगर आपको एक सिंपल काम दे दिया जाता है कि भाई आपको इस कैमरे के पीछे खड़ा होना है, ऐसे ऐसे करना है, ये 10 काम करने हैं, और आप वो पूरी उम्र कर रहे हो, तो आपको कोर्स की जरूरत नहीं है, आप वो करो। ठीक है ना? क्योंकि वही काम आपको करना है, रोज करना है, और बहुत सी प्राइवेट जॉब में वही काम होता है। और हमारे बहुत से पुराने स्टूडियो में यही होता था कि ये कैमरा लगा हुआ है, वहाँ आके खड़ा होना है, ऑन करना है, सामने बंदा न्यूज़ पढ़ेगा, आपको खड़े रहना है बस, और 20 साल तक यही काम करना है। तो उसके लिए आपको कोई कोर्स की जरूरत नहीं है, आप सीधा किसी के अंडर पे जाके सीख लो। लेकिन आपको एक चीज़ अचीव करनी है, एक रिजल्ट अचीव करना है। जैसे मेरे गुरुजी थे जो जहाँ वो ये बोलते थे कि आप कॉपी करो, हाँ कॉपी करो। आप वर्ल्ड के टॉप डायरेक्टर्स की फिल्म्स देखो, उनके फोटोज़ देखो, जो वो फ्रेम जो, और वैसा फ्रेम खुद कैप्चर करने की कोशिश करो। तो उसे बोलते थे कॉपी करो। अच्छा, आप वर्ल्ड की टॉप 100 फोटोग्राफ्स सिलेक्ट करो जो टॉप है, जो बहुत सुंदर लगती है आपको, और खुद वैसी खींचने की कोशिश करो। उसमें जो जो प्रॉब्लम आए वो मुझसे पूछो, मैं बताऊंगा। तो उस चीज़ों को कॉपी करने के लिए, वो समझने के लिए, फिर हमें कौन सा लेंस चाहिए, क्या चाहिए, उसके लिए हमें फिर पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो इस फील्ड में आज भी, कि जैसे आपने बताया था कि जब आपने स्टार्ट किया था तो एक डिग्री की रिक्वायरमेंट मांगी थी, तो इस फील्ड में आज भी डिग्री की रिक्वायरमेंट है, या कहीं जैसे इंडस्ट्री में जाते हैं तो वो चीज़ मांगी जाती है, या आपके स्किल्स पे काम, आपकी स्किल्स को देखा जाता है? एंट्री करने के लिए आपको एंट्रेंस देना पड़ेगा। किसी भी इंडस्ट्री में एंट्री करने के लिए आपको डिग्री की ज़रूरत है, एंट्री करनी है उसके अंदर। किसी भी ऑफिस में जॉब करने के लिए आपको उसकी ज़रूरत है। लेकिन जब आपने एंट्री कर ली उसके अंदर, उसके बाद आपका काम आपको वहाँ पे टिकाए रखेगा। भले आपके पास फर्जी ही क्यों ना हो, आपके पास बहुत टैलेंट है, आपके पास डिग्री नहीं है, आपने फर्जी से बना लिया, आपने एडमिशन ले लिया, उसके बाद आपने काम बहुत अच्छा किया, तो वो आपकी वो लोग ध्यान ही नहीं देंगे। मैं गवर्नमेंट जॉब की बात नहीं करूँ, मैं प्राइवेट जॉब की बात कर रहा हूँ। गवर्नमेंट में तो हम नहीं कर सकते ऐसा। मेन क्या है कि उस ऑफिस में आप कितने लंबे समय तक टिके रहते हो, ये डिसाइड होता है आपका काम देख के। बस आपको वहाँ टिके रहना है तो आपको काम आना चाहिए। एंट्री लेनी है तो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। हम सर्टिफिकेट क्यों चाहते हैं? क्योंकि हमें सीखनी है चीज़ें, हमें ये सीखना है कि यार ये लाइट कैसे काम करती है, ये लेंस, ये 50 तरह के लेंस क्यों होते हैं, ये कैमरे 2 लाख से लेके 1 करोड़ तक का क्यों होता है। तो हमें तो वो सीखनी है हर चीज़। क्या डिफरेंस है इन कैमरों में, मोबाइल और कैमरे में क्या डिफरेंस है, तो हमें पता है वो चीज़, क्योंकि हमने उसके बारे में पढ़ा है। हमारे जो गुरु हैं, जो ग्रेट टीचर्स हैं हमारे, उनसे हमने सीखा है, उन्होंने हमें बताया कि ये डिफरेंस है। एक नेगेटिव से, हमने नेगेटिव से कैरियर स्टार्ट किया था। फिल्म होता है ना, फिल्म नेगेटिव फिल्म, पॉजिटिव फिल्म रोल, वहाँ से शुरू किया। फिर हम कैसेट पे आए, फिर हम अब डिजिटल पे आए हैं। इसके बाद और भी बहुत कुछ होने वाला है। तो वो सब है। तो सर, जो इतने सारे ट्रांजिशंस आए कि आपने फिल्म से आए हैं, फिर डिजिटल पे आए हैं, मेरे को आज के टाइम में एक प्रॉब्लम फेस होती है, जब ये ट्रांजिशन आया था लैंडस्केप से पोर्ट्रेट वीडियोस पे,
तो हमने तो सिर्फ ये एक ही चैलेंज देखा, आपने इतने सारे ट्रांजिशंस देखे हैं, तो वो सब चीज़ कैसे मैनेज होती है, कैसे कितना टाइम लगता है उन चीज़ों पे शिफ्ट होने में या अपने माइंडसेट को शिफ्ट करने में उस चीज़ पे? देखिए, चेंज होता रहेगा, ठीक है ना, और हमें टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होना है। क्योंकि अगर मैं चेंज नहीं करूंगा और मैं उसी माइंडसेट के साथ जाऊंगा कि मैं 20 साल से ये कर रहा हूँ, मैं ही सही हूँ, तो वो अप्रोच नहीं चलेगी, क्योंकि फिर आप आउटडेटेड हो जाओगे। वो चीज़ें हैं, ये सेम वैसे ही है जैसे कि हम पहले लैंडलाइन पे थे, हमें उसकी आदत थी, फिर हमारे पास जो बेसिक फ़ोन था मोबाइल उसकी, फिर उसके बाद एंड्रॉयड पे हुए। अब बहुत से बुजुर्ग लोग हैं वो एंड्रॉयड पे नहीं शिफ्ट हुए, वो कहते हैं नहीं हमें वो कीपैड वाला ही दे दो। आज भी हाँ, आज भी कहते हैं हमें सिर्फ बात करनी होती है, वो चीज़ है, वो नहीं उस पर शिफ्ट हुए, लेकिन हम हुए। ऐसे ही हमें होते रहना है शिफ्ट। अब जो वर्टिकल का आप बता रहे हो, तो वो अभी ट्रेंड है, क्योंकि लोग मोबाइल में देख रहे हैं, इसलिए हमें वो शूट करना है। पहले लोग ऐसे देखते थे फिल्म को, हमारी 2 आंखें ऐसी है, तो ये एंगल ज़्यादा है, ये एंगल कम है, तो ऐसे होता था पर्दा। उससे पहले छोटा पर्दा था, फिर सिनेमास्कोप आया, क्योंकि वो मैक्सिमम देखते, आई मैक्स जिसको बोलते हैं, आई मैक्स थिएटर थे, आई मैक्सिमम, आई की कवरेज क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो पर्दा सिनेमास्कोप होगा। उससे पहले टीवी वाला रेशो था, फिर अब HD चल रहा है, अब तो उल्टा हो गया पूरा, क्योंकि ऐसे देख रहे हैं हम लोग। अब बिल बोर्ड ये सब वैसे ही बन रहे हैं, पंपलेट भी वैसे ही बन रहे हैं, स्क्रीन वगैरह बन रही है। पहले सीनरी आप ज़्यादातर देखो, सीनरी ऐसे होती थी, लंबी नहीं होती थी, आजकल लंबी सीनरी भी है, क्योंकि हम लैंडस्केप ऐसे ही देखते थे। तो अब हमें भी उस हिसाब से शिफ्ट होना है। टेक्निकली भी काफ़ी प्रॉब्लम्स आई है, जो लोग काफी हाँ, टाइम बहुत से कर प्रॉब्लम रहे थे। आई है, आ भी रही है, वो चैलेंज आ रहा है। शिफ्टिंग से मेरे माइंड में एक बात आई कि अभी पहले आप जॉब कर रहे थे और आज की डेट में आप रामसा मीडिया प्रोडक्शन हाउस चला रहे हैं इस टाइम पे, तो उसमें कितना चेंजेस आपको दिखा कि जॉब में क्या चैलेंजेस थे और आज जो आप अपना मीडिया हाउस चला रहे हैं तो उसमें क्या चैलेंजेस है? सर, जॉब में ऐसा होता है कि जॉब में आपको पूरा जो बैटल है, जो युद्ध है, उसमें आपको एक काम दिया जाता है कि तुझे ये अच्छा सा काम करना, बाकी चाहे कुछ भी हो उस पर ध्यान नहीं देना है। लेकिन जब अपना काम करते हैं तो वो पूरा सब कुछ हमें देखना है, वहाँ पे सब कुछ हम ही है वहाँ पे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हर आदमी जो होता है वो बहुत बजट लगा के काम करता है, हम तो नहीं करते, हमारे पास ऐसा नहीं कि कोई फाइनेंस कर रहा है, तो हमारे पास जो बजट है उसी में हमें करना है। और इंडियन जितने भी आप बिजनेसमैन देख रहे हो, वो उन सब की लगभग यही कहानी है कि हमने एक छोटे से शुरू किया, फिर धीरे धीरे हमने बड़ा किया। बिल्कुल। हाँ, तो अभी इसमें यही चैलेंजेस है कि हमें सारा काम खुद करना है, जिसको हम बोलते हैं मल्टीटास्किंग। तो रामसा में हम क्या क्या सर्विसेज अभी कवर कर रहे हैं, क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? हमारा जो स्टूडियो है नोएडा में सेक्टर 9 में, छोटा सा स्टूडियो हमारा, उसके अंदर हम प्रोडक्ट शूट कर रहे हैं और हम कॉर्पोरेट वीडियोज़ करते हैं। हमने 100 से ज़्यादा म्यूज़िक वीडियोस बनाए हैं, हमने बहुत सारी एड फिल्म बनाई है, शॉर्ट फिल्म हम बहुत बनाते हैं, कुछ ना कुछ हम शूट करते रहते हैं वहाँ पे, मोटिवेशनल या कुछ भी। तो हम ज़्यादातर यही है कि हम प्रोडक्ट शूट पे और कॉर्पोरेट वीडियोस पे और इन पे कंसंट्रेशन करते हैं ज़्यादा। हमारे कॉम्पिटिटर हैं आप। हाँ आप दिल्ली में, हम नोएडा में यही है। अच्छा राज भाई, एक चीज़ और कि जैसे हम जब भी कोई लाइफ जीते हैं तो उस लाइफ में अप डाउन तो होते ही होते हैं, और जब हम सीख रहे होते हैं तो हमसे गलतियां भी बहुत सारी होती हैं। तो कई ऐसी गलतियां होती हैं जिनसे हमें सीखने को मिलता है और हम सोचते हैं यार दोबारा नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ तो कान पकड़ लिया, अब नहीं होनी चाहिए। और कई ऐसी होती है जब हम बाद में उनको सोचते हैं तो बहुत हंसी आती है कि यार ऐसा भी था यार, उस दिन ऐसा कर दिया था। जैसे हमारा कैमरे वाला भाई है, शूट करके आता है, डेटा कॉपी नहीं किया, फॉर्मेट कर दिया। अच्छा, ऐसा होता है? ऐसा भी होता है। तो ऐसे आपके साथ क्या इंसिडेंट रहे? ये तो मेजर गलती हो गई, पर कुछ फनी भी होती है जिनको सोच के हमें बाद में हंसी आती है कि यार ऐसा भी किया था। तो ऐसे कोई मूवमेंट्स आपके? नहीं, हाँ, ऐसा नहीं हुआ मेरे साथ कभी, डेटा डिलीट कर दिया, ऐसा नहीं हुआ। हाँ, ऐसा होता है कि कहीं लाइट कम रहेगी, कहीं एक्सपोजर छोटा, वो बाद में मैनेज हो जाता है, ठीक है। तो एक ऐसे ही था, मेरे गुरुजी मैंने बताया, अजीत नायक सर, एक अरुण गोविल जो राम बनते थे, उनका प्रोडक्शन हाउस है बॉम्बे में, तो मैं उनके लिए भी काम करता था। तो गुरुजी मुझे भेजते थे कि जाओ अरुण गोविल जी का शूट है, तो वो ज़्यादातर बाबाओं के शूट करते थे, उनके प्रवचन होते थे, और वो जिसे मल्टी कैमरा बोलते, तीन कैमरा। हाँ, तो वहाँ पे जो मेन कैमरे पे मुझे भेजा गुरुजी ने, 1-2 बार तो मैं उनके साथ गया, मिड वाला, हाँ, जो मेन रहता है, जो मैं गुरुजी पे फोकस करता है, बाकी 2 कैमरे तो ऐसे ऑडियंस पे होते रहते हैं, तो वो मेन होता है, उस पर काम भी नहीं होता, बस वहाँ फिक्स करना है और वो प्रॉपर करना है। तो उसमें मेरे को भेजा उन्होंने कि मैं राज तुम जाओ और शूट करके, और मैंने गया, कैमरा को लगाया और सब कुछ सेट करके मैंने शूट करके आ गया।
उसके बाद आने के बाद उस ज़माने में टेप चलती थी, तो वो टेप ला के मैंने दे दी एडिटर को और फिर घर चला गया मैं। एडिटर ने देखी टेप, फ़ोन किया गुरुजी को कि ये मेन कैमरे पे कौन था, तो गुरुजी ने बोला राजकमल था। बोले वो तो आउट ऑफ फोकस शूट हुआ पूरा। अच्छा। तो उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। फिर अगले दिन मैं आया, मैंने कहा हाँ जी सर क्या काम है आज। बोले कुछ नहीं, आज कोई शूट है नहीं, एक काम करो तुम एडिटर के पास जाओ और जाके एडिटिंग करो। मैंने कहा ठीक है सर मैं चला। अच्छा, गलती पता चलेगी। हाँ, तो मैं चला गया वहाँ एडिटर के पास, महाड़ा में है, यशराज फिल्म स्टूडियो के सामने एक महाड़ा है। ओके। हाँ, तो एडिटिंग इंडस्ट्री है अलग होती छोटी थी। सी। हाँ देखो पहले सब काम बटे हुए थे, एडिटिंग का अलग सेटअप होता था, कैमरा में सब कुछ अलग अलग था वहाँ पे। एक जगह पे सब कुछ नहीं होता था। आज के डेट में तो एक ही जगह। अब तो सब कुछ सस्ता हो गया है और मल्टीटास्किंग हो गया है। तो पहले ऐसे नहीं था, एडिटर सिर्फ एडिटिंग करता था, उसके पास मशीनें होती थी वो। तो मैं वहाँ चला गया, मैंने कहा हाँ सर एडिटिंग करेंगे आज, बताइए क्या करना है। तो उन्होंने कहा आप थे सेंटर कैमरा। मैंने कहा मैं भी था, मैं ही था। बोले आउट ऑफ फोकस हुआ। उन्होंने दिखाया, मेरे होश उड़ गए। मैंने फ़ोन लगाया गुरुजी को, मैंने कहा गुरुजी गलती हो गई। मैंने कहा गुरुजी एक प्रॉब्लम है। बोले क्या? मैंने कहा जो मेन कैमरा था ना वो आउट ऑफ फोकस है। कहा हाँ बेटा पता है मुझे वो आउट ऑफ फोकस है। बिल्कुल नॉर्मली बोले वो। अच्छा। हाँ मुझे पता है वो आउट ऑफ फोकस। तो मैंने कहा सर क्या करूँ मैं? बोले सोचो क्या हो सकता है, दिमाग लगाओ क्या हो सकता है। तो फिर अब मेरा दिमाग काम ना करे क्या, लेकिन बाद में फाइनली वो एडिटर ने और गुरुजी ने वो सेट कर दी प्रॉब्लम। कुछ कंट्रास्ट बढ़ा के ब्राइटनेस उसकी वो शार्पनेस बढ़ाई और ऐसा करके उन्होंने उसे काम चलाओ कर दिया और वो चल गया। वो मैंने देखा ऑन एयर हो गया था वो, और ऑन एयर में वो नहीं लग रहा था। थोड़ी सी उन्होंने साइज भी छोटी कर दी थी मेन फोटो की और कुछ, तो उन्होंने उसे मतलब एडिटिंग ने बचा लिया। हाँ ब्रॉडकास्ट के लायक बनाया और उसे दिया और वो चल भी गया था। फिर ऐसे हम शूट करके आते थे, गाड़ी में बैठे होते थे हम, तो हम डिस्कस करते थे। तो गुरुजी ने मुझे एक बात बोली कि बेटा पहली बार आप कुछ गलती करते हो तो उसे बोलते हैं गलती, दूसरी बार आप वही गलती करते हो उसे बोलते हैं लापरवाही, और तीसरी बार अगर आप वही गलती कर रहे हो तो उसे बोलते हैं आदत। तो उन्होंने कहा आप गलती एक्सेप्टेड है, तुमने गलती की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम करो गलती। अब तुम वही सेम गलती करोगे तो वो लापरवाही होगी, और फिर वो तीसरी बार करोगे तो आदत बन जाएगी। तो इसे आदत मत बनाना। उन्होंने ये बोला कि तुम गलती को कभी भी आदत मत बनाना, गलती को गलती ही रखना। तो उन्होंने मुझे पहली गलती पे कुछ नहीं बोला, मतलब मैं भी स्ट्रेंज था, मुझे लगा वो डांटेंगे या कुछ भी, वो कुछ नहीं बोला। उन्होंने कहा कोई नहीं, गलती है होती है, क्या दिक्कत है। लेकिन उसके बाद मैंने फिर वो ज़िंदगी में कभी नहीं गलती की। और मैं बताता हूँ कि मेरे इतने सालों करियर में आज तक मैंने कभी आउट ऑफ फोकस शूट नहीं किया। नहीं होगा, फ्रेम या लाइट में गड़बड़ हो जाएगी, फोकस रहेगा उसमें। और मुझे लगता है आउट ऑफ फोकस मैं उसको दोबारा ले लूँगा, लेकिन आउट ऑफ फोकस का ध्यान रहता है क्योंकि वो चीज़ माइंड में रहती है हमेशा। अगर वो डांट देते तो शायद मैं गौर नहीं करता, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से समझाया कि इतनी बड़ा गलती होने के बाद भी, तो ये मतलब जीवन में ये चीज़ें तो काम आती है। ये तो गुरु, ये तो ज्ञान होता है जो देते हैं। हमारे तो पेल देते थे इतने में तेरी नहीं वैसे गुरु भी है, वैसे भी मिले मुझे, लेकिन मैंने फिर काम नहीं किया उनके साथ। हाँ तो हमने भी नहीं किया। मेरे को एक दो बार भेजा उन्होंने कि फला बहुत बड़ा कैमरा मैन है, जाओ उनके साथ काम करो। मैं गया, गाली, मैं कहा सर मुझे नहीं काम करना, ये गाली गलौज वाले बंदे हैं, मुझे नहीं करना, आप किसी और को भेज दो। फिर मैंने काम नहीं किया उनके साथ, क्योंकि मैंने कहा इतने अच्छे लोग, मुझे हमेशा अच्छे लोगों के साथ काम करना था, सीधी बात है। आज भी मैं काम करता हूँ, बहुत अच्छे लोगों के बीच में रहता हूँ और अच्छे लोगों के साथ ही काम करता हूँ, और आपको अच्छे लोगों के साथ ही काम करना चाहिए। आपको एक चीज़ बताता हूँ कि बहुत से लोग ये बोलते हैं कि यार मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, स्ट्रगल कर रहा हूँ और मैं सक्सेस नहीं हो पा रहा हूँ, है ना। वो बंदा देखो, वो अभी मेरे बाद स्टार्ट किया, उसने मुझसे आगे निकल गया, ये आप सुनते हो। बिल्कुल। लोग बाबाओं के पास भी जाते हैं, भैया कि क्या हो रहा है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है या किसी के साथ हो रहा है, उन लोगों की लिस्ट बनानी है जो उसके जीवन में है, और उसे ये डिसाइड करना है कि इनमें से नेगेटिव पीपल कौन है और पॉजिटिव कौन है। अच्छा। हाँ, उन नेगेटिव पीपल को आप निकाल दो बाहर। आप देखो आपकी लाइफ में चेंजेस आने लग जाएंगे, क्योंकि वैक्यूम हमेशा, नेचर वैक्यूम को भरता है। मैंने आपको पहले भी बोला। अच्छे और नेगेटिव में यही है कि जो आपकी सक्सेस पे खुश है वो अच्छे लोग हैं, जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। मैं कहता हूँ आपका टाइम भी चेंज हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल चेंज हो जाएगा आपको टाइम। एक चीज़ बताता हूँ आपको मैं कि अगर आप किसी पॉजिटिव इंसान के पास बैठते हो ना, कोई ग्रेट आदमी के पास, आप आधा घंटा बैठो, आपका मूड क्या हो जाएगा आपका। वैसे ही आप नेगेटिव बंदे के पास बैठोगे ना, डाउन,
तो डाउन हो जाएगा। और अगर उससे कोई प्रॉब्लम है आप उसके साथ चले गए ना, तो आप भी उस दिन पूरा दिन आपको खाना नहीं मिलेगा। आप बोलोगे यार उसके साथ गया था, उसकी प्रॉब्लम में थी, मुझे भी खाना नहीं मिला, गाड़ी पंचर हो गई, रास्ते में पेट्रोल खत्म हो गया, ये हो गया। मतलब आपको भी एक लिस्ट बन जाएगी प्रॉब्लम्स की। नेगेटिविटी, मोबाइल मेरा डिस्कनेक्ट हो गया, डिस्चार्ज हो गया, घर वाले कॉल कर रहे हैं, घर वाले मेरा वहाँ वो काम रुक गया, ये रुक गया। और आप कुछ अच्छे लोगों के बीच में बैठते, आप बोलते यार मैं गया वहाँ, मज़ा आ गया, वहाँ 1 घंटा बैठा हुआ, क्या बात बताई, उसके बाद हमने खाना खाया, बढ़िया, ये मतलब सब कुछ बढ़िया। हाँ, मतलब ये होता ओरा होता है इस, जो आपने देखा होगा जैसे भगवान के फोटो के पीछे जो ओरा होता है वो रियल में है। ओके, हमें तो नहीं दिखता है लेकिन वो होता है। हर नेगेटिव आदमी का एक ओरा होता है, एक पॉजिटिव आदमी का ओरा होता है। तो आपको उन लोगों को अलग कर देना है लाइफ में। जैसे आप उन लोगों को अलग करोगे, उसे भरने के लिए नेचर आपको दूसरे लोग भेजेगी। क्योंकि जैसे कि आपने मान लो, जैसे आप यहाँ रहते हो या किसी गाँव में रहते हो, वहाँ पे आपके सब यार दोस्त, सब जान पहचान के, अब आपको वहाँ से अचानक कहीं शिफ्ट होना पड़ता है, यूएस जा रहे हो, कहीं जा रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि वहाँ जाते ही सब कुछ खत्म हो जाएगा। वहाँ धीरे धीरे वहाँ आपका वापस ऐसे ही सर्किल बन जाएगा, यार दोस्त मिल जाएंगे, सब मिल जाएंगे, क्योंकि वैक्यूम को भरने के लिए आ जाएंगे। कोई नहीं, आपको एक दोस्त की जरूरत है, वहाँ दोस्त मिलेगा, ठीक है। किसी से आप सामान खरीदते हो, यार दोस्ती है, उससे वहाँ भी हो जाएगी। तो नेचर क्या करती है, नेचर उस वैक्यूम को भरेगी। अब जब वो भरेगी ना, तब आपको फिर देखना कि ये जो नए लोग आ रहे हैं इनमें से कौन पॉजिटिव है, कौन नेगेटिव। आप फिर पॉजिटिव सेलेक्ट कर लो। जब आपके पास सारे लोग पॉजिटिव होंगे ना, तो फिर आपके लाइफ भी पॉजिटिव वे में चलना शुरू हो जाएगी। सिंपल सी बात है, आप 10 नशेड़ियों के बीच में बैठो, आप 11वें नशेड़ी बनोगे। ये बिल्कुल लिख के देता हूँ मैं। रोज उनके साथ 8 घंटे बैठो, थोड़े दिनों बाद आप भी वैसे हो जाओगे। आप 10 बिजनेसमैन के बीच बैठना शुरू कर दो, आपको वो बिजनेसमैन बना देंगे। वो आपको पीछे नहीं रखेंगे, बोलेंगे यार राज तू क्या कर रहा है, चल हमारे साथ, या मेरा एक काम है तू देख ले, आइडिया, या तेरे पास कोई आइडिया तो ये है, इस पे काम कर तू, हम पैसा लगा देंगे। तो मतलब यार दोस्त होते हैं ना, हेल्प करते हैं। तो अगर आपको जैसा बनना है और बनना चाह रहे हो, तो वैसे लोगों के बीच में बैठना शुरू कर दो। आप कुछ मत करो, वैसे लोगों के बीच में बैठना शुरू कर दो। आपकी मेंटलिटी वैसी बननी शुरू होगी। जब मेंटलिटी बनती है ना, वैसे ही बॉडी उसके पीछे काम करती है। तो फिर वो चीज़ें हैपन अपने आप होने लगती है, वो चीज़ स्टार्ट हो जाती है लाइफ अपने आप ही। जैसे जब मैं भी अपना करियर स्टार्ट कर रहा था इस मीडिया हाउस पे, तो मेरे पास 2 लोग थे जिनके साथ मैं स्टार्ट कर सकता था, एक राजकमल और एक शिवम खुराना। बट मैं दिल्ली रहता था, तो शिवम भाई भी दिल्ली रहते थे, तो दिल्ली में फिर शिवम भाई के साथ मैंने स्टार्ट किया। और आज मैं लकी हूँ कि दोनों लोग मेरे साथ आमने सामने बैठे हुए हैं। थैंक यू। बट राज भाई, आपसे देखो सीखा तो बहुत कुछ, थैंक यू। ठीक है। और अभी अगर हम बात करें कि आपने डाउन पीरियड भी एक ऐसे वक्त भी था जब आपने जॉब छोड़ी थी और आप अपना स्टार्ट कर रहे थे, तो मेंटली जो एक प्रिपेयर करता है इंसान अपने माइंड को, थॉट जो अपने कैप्चर करता है, और उसको वो कंट्रोल कैसे किया आपने उस टाइम पे? क्योंकि डाउन था, मैं जितना जानता हूँ आपका एक समय, क्योंकि मैं आपको कम से कम 6-7 साल से जानता हूँ, तो वो समय मैंने जब आपका वो डाउन पीरियड भी देखा, तो उस टाइम पे आपने अपनी मेंटल हेल्थ को कैसे एक मेंटेन कर रखा था? हर आदमी के लाइफ में ना, अगर सक्सेस आएगी तो या तो वो प्रीपेड होगी या पोस्ट पेड होगी। या तो आपको पहले स्ट्रगल करना होगा फिर सक्सेस मिलेगी, या आपको पहले सक्सेस मिल जाएगी फिर उसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी आपको। इसके बारे में हम बात करेंगे। दूसरा ये है कि आपके जीवन में ना बुरा वक्त आना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है बुरा वक्त आना। क्योंकि बुरा वक्त जब आता है ना आपका, उसके बाद ही अच्छा वक्त आएगा। अगर पहले अच्छा वक्त आ गया तो फिर आपका ऐसे टाइम पे बुरा वक्त आएगा कि आप संभाल नहीं पाओगे। तो बुरा वक्त आना बहुत ज़रूरी है। तो मेरी लाइफ में भी बहुत ही बुरा वक्त आया था। हालांकि मैंने जॉब छोड़ी नहीं थी, हमारा चैनल ही बंद हुआ था, तो हम सब बेरोजगार हो गए थे, हम सड़कों पे आ गए थे। लेकिन मुझे क्या है कि मुझे पता था कि कोई गवर्नमेंट जॉब तो है नहीं, ये प्राइवेट जॉब है और लाइफ का कुछ भी सेटल नहीं है, ठीक है ना। तो मुझे वाइब्स आ गए थे पहले कि कुछ होगा या कल को कुछ हो जाए, तो मुझे पता लगने लग गया था। क्योंकि जैसे ही मोबाइल इंडस्ट्री आई थी ना, मोबाइल पे लोग जब देखने लग गए थे, तो मुझे उसी दिन मैंने प्रेडिक्शन कर लिया था कि जैसे मेरे गांव में 2 सिनेमा हॉल होते थे, जैसे टीवी आया तो फिर दोनों सिनेमा हॉल को मॉल में कन्वर्ट कर दिया। लोग नहीं देखते फिल्म वहाँ ज़्यादा, सब टीवी पे देख रहे हैं। और जब मोबाइल आया ना, तो मुझे लगने लग गया कि भाई अब टीवी वाले दिन लद गए, अब टीवी चैनलों के बुरे दिन आने वाले हैं, तो हमें भी मोबाइल पे ही शिफ्ट होना पड़ेगा। तो हमें भी इस तरह का ही काम, हमें एक छोटा काम करना पड़ेगा।
ठीक है, कम बजट वाला, सस्ता। हम क्योंकि टीवी का बजट बहुत होता है, कोई भी बहुत ज़्यादा। हाँ, बहुत बड़े बजट पे काम करते हैं वो। फिल्म वालों का बजट तो और ज़्यादा होता है। मोबाइल में कोई बजट नहीं है, आप सस्ते में छोटी करते हैं। हाँ, तो मोटे बजट पे। मैंने कहा अब लोगों को सस्ता काम करके देना पड़ेगा, तो मैंने उस हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर कर लिया और मैंने उस हिसाब से अपने रिसोर्सेज बनाने स्टार्ट कर दिए थे। तो हर आदमी के जीवन में ना एक ऐसा डाउनफॉल आता है जो उसकी कैपेसिटी को मतलब कि मेजर करता है कि इसमें कितनी कैपेसिटी है, और ये सब नेचर करती है। नेचर क्या करती है, पहले आपको परखती है कि इस बंदे को फेमस करना है या इसको ग्रेट बनाना है या इसको दौलतमंद बनाना है, तो पहले मैं चेक तो कर लूँ कि ये इसके लायक है या नहीं है। तो उसके लिए वो हर आदमी को उसका एक स्ट्रगल वापस आता है लाइफ में, जिसको डाउनफॉल बोलते हैं। तो वो सबकी लाइफ में आता है, आपकी लाइफ में भी आ चुका या आएगा, या मेरी लाइफ में भी आया था वो, ठीक है। तो वो जब पीरियड आया तो मुझे खुशी हुई उस पीरियड की, क्योंकि मेरे जीवन में ना कभी कोई दुख दर्द नहीं आया था। मैं बड़े बाप की औलाद था और पैसे की प्रॉब्लम नहीं थी, अच्छी सैलरी थी, जॉब था, बच्चे थे, सब कुछ अच्छा था, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था मेरी लाइफ में। लेकिन जब वो पीरियड आया मेरे फादर की डेथ के जस्ट नेक्स्ट मोमेंट वो मेरा पीरियड स्टार्ट हो गया। वो 1 साल तक चला मेरा। 1 साल क्या, वो 1 साल तो बहुत भयंकर चला मेरा वो। फिर वो 2-3 साल तक उसकी मतलब वाइब्स रही, वो रहा उसका, हाँ, उसका दर्द रहा उस चीज़ का। तो वो क्या था कि मेरी लाइफ में आया वो पीरियड। जब वो पीरियड आया तो मैंने उस चीज़ को रीड किया। मैंने कहा यार ये पीरियड अब आया है लाइफ में, जो हम सुनते थे बड़े बड़े लोगों के कि यार मेरे जीवन में ये स्ट्रगल किया। तो मैंने कहा अब मैं भी अपने जो पोते पोतियाँ होंगे उनको कहानी सुनाऊंगा कि देखो तुम्हारे दादा ने ये स्ट्रगल किया लाइफ में। क्योंकि मेरी लाइफ तो बिल्कुल सिंपल थी, तो मैं सोचता था यार मैं क्या कहानियाँ सुनाऊंगा उनको। तो मैंने कहा यार ये आया ना, अब इसका वेलकम करते हैं, इसका स्वागत करते हैं, इसको हैंडल करते हैं। तो मैंने कहा हैंडल कैसे होगा, हैंडल एक्सपर्ट करेगा। तो मैं ऐसे लोगों से मिलता था जो बिल्कुल जीरो से हीरो बने थे। तो ऐसे लोगों से जाके मिलता था और मैं पूछता था उनसे। मैंने कहा अपने जीवन की स्टोरी बताओ। मैं जहीं भी शूट पे जाता था, मैं बहुत से बुजुर्ग लोग बैठते होते, वो कहते थे कि ये सरपंच है, ये बहुत बड़े बन गए ऐसे। तो मैं जाके पूछता था, सरपंच जी नमस्कार, आप अपनी जीवन की स्टोरी बताओ। तो बड़ा खुश होकर बताते थे वो। आपसे भी कोई पूछे ना कि यार अपनी जीवन की स्टोरी बताओ, तो आप खुश, तो वो बड़े बड़े लोग बोलते चलो बैठो मैं बताता हूँ, मैं मेरे लाइफ में ये हुआ वो हुआ। तो वो अपनी अपनी कहानियाँ बताते थे और वो सबकी कहानियाँ लगभग सेम ही होती थी, लेकिन एक ही चीज़ उनमें कॉमन होती थी कि वो उस चीज़ को फेस किया उन्होंने। और उन्होंने मुझे ही बोला कि तुम्हारा, मैंने कहा जी जो तुम्हारा वो टाइम था ना वो मेरा अब चल रहा है, मेरी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम। तो उन्होंने कहा इसको फेस करो, तुम सबका आता है, हाँ फेस करो। तो क्या होता है कि उसको मैंने फेस किया उस चीज़ को, और मैं इन लोगों की कहानियाँ सुनता। और उन्होंने ये भी बोला कि ये पीरियड ज़्यादा टाइम तक नहीं रहेगा। ये मेरे को बड़ी पॉजिटिव चीज़ मिली। तो मुझे भी पता था कि भैया ये पीरियड आएगा, ये रहेगा, लेकिन ये हमेशा नहीं रहेगा, कुछ टाइम रहेगा और फिर ये ख़त्म हो जाएगा ये चीज़। और ये चीज़ भी मुझे पता थी कि अच्छा पीरियड भी ज़्यादा टाइम तक नहीं रहता है, क्योंकि मेरे जीवन का अच्छा पीरियड भी ज़्यादा टाइम नहीं रहा, तो ये बुरा पीरियड भी ज़्यादा टाइम नहीं रहेगा। और फिर अच्छा पीरियड आएगा, फिर बुरा आएगा, फिर अच्छा, ये चलेगा लाइफ में, ये इसमें आपको चलता रहेगा ये सब। हाँ, जैसे हम लोग जब छोटे थे तो कहते थे कि जब अच्छा वक्त इतनी देर तक नहीं टिका तो बुरा वक्त कितनी देर तक टिकेगा। बिल्कुल। तो उसमें मैंने फिर एक बंदे से मिला मैं, तो मैंने उसका पीरियड जस्ट ख़त्म हुआ था। उसने मुझे बोला राज अब मेरे पास काम बढ़िया हो गया, मेरे को बढ़िया काम मिल रहा है ये सब। और उससे पहले उसकी बड़ी बेकार हालत थी, वो बताता था। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा यार तुम बताओ यार, तुम तो अभी जस्ट इस पीरियड से गुजरे हो, मेरा तो बहुत बुरा वक्त चल रहा है। तो उसने कहा कि राजकमल एक चीज़ तो ये होगी कि खाने पीने की तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होगी, तुम ये मत सोचना कि तुम भूख से मर जाओगे, कि पैसे नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होगा। खाना पीना ये सब मिलेगा तुम्हें, रोटी कपड़ा मकान सब मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, आप क्या है कि जैसे बच्चों की फीस भरनी है या होम लोन है, ये सब चीज़ें आपको, हाँ मतलब जो बिल्स आते हैं, जो मंथली बिल आते हैं, वो बहुत ज़्यादा आएंगे आपको नई चीज़ नहीं खरीद पाओगे, पुरानी चीज़ से आपका काम नहीं बन पाएगा। आपके पास गाड़ी होगी वो खटारा हो जाएगी, यही चीज़ होगी। नया फ़ोन नहीं खरीद पाओगे आप, मतलब नई चीज़ें कुछ, हाँ मतलब आप इन्वेस्टमेंट नहीं होगा आपके पास। फिर आपके जो मंथली खर्चे हैं वो भी उतने ही रहेंगे, वो बढ़ेंगे, जितना आएगा उतना खर्च हो, लेकिन काम आपको नहीं होगा। तो फिर आप क्या उसके साथ जूझोगे उस चीज़ों के साथ। तो उसने कहा कि टेंशन मत लेना। और ये सच में है कि जितना मेरा बुरा वक्त रहा ना, उतना मैं उस दौर में मैंने अच्छा मुझे खाने को बहुत, मतलब क्या बोलते हैं कि बड़े बड़े स्टार होटल में जाता था मैं शूट के साथ। बड़े बड़े स्टार होटल में हम खाना खा रहे हैं, लेकिन जेब में पैसा नहीं है,
ऐसा होता था। बड़े बड़े लोगों से मिल रहे हैं, साला जेब में पैसा नहीं है। शूट पे मिलते थे। हाँ, मतलब काम तो चल रहा था लेकिन काम उस हिसाब से नहीं था। कहने का मतलब ये है कि आप बहुत बड़े आदमी के साथ बैठ के गप्पे मार रहे हो, चाय पी रहे हो, वो करोड़पति अरबपति है, आपकी जेब में साला 10 रुपये नहीं है, और फिर भी वो आपकी रिस्पेक्ट कर रहा है, आप कर रहे हो। तो ऐसा फेज आता है। मेरे साथ तो ऐसा आया था, क्योंकि मैं शूट पे जाता था, बड़े बड़े लोग मिलते थे। अब मैं उनको ये नहीं बोल सकता हूँ कि यार मेरे को प्रॉब्लम चल रही है ये। वहाँ हम अपना काम करते थे, अपनी दिहाड़ी लेते थे, हम आ जाते थे। वो रहता। तो उस दोस्त की जो बात थी कि आपको रोटी कपड़ा मकान में दिक्कत नहीं है, कि वो मिलेगा, आपको सब कुछ मिलेगा, तो वो चीज़ रहता। तो वो आया मेरे साथ। तो उसमें एक चीज़ बताई मुझे किसी समझदार आदमी ने। उसने ये बताया कि चिड़िया जो है ना तो वो पढ़ी लिखी है और ना ही उसे खेती करना आता है, लेकिन शाम को उसकी चोंच में अपने बच्चों के लिए दाने होते हैं। ठीक है। तो ये मेरे को एक बड़ी बात है। उन्होंने ये कहा कि नेचर ने तुम्हारे खाने का बंदोबस्त है ना, तुम्हारी जन्म से कई साल पहले कर दिया है, खुद कर रखा है। हाँ, नेचर इतनी इंटेलिजेंट है कि आपको भूख से नहीं मरने देगी, चाहे वो चिड़िया हो चाहे वो कुछ हो। तो नेचर क्या करती है कि अपना ध्यान रखती है कि इसको रोटी कपड़ा मकान चाहिए, दे दो उसको। नेचर वाली चीज़ें सारी आपको फ्री में देगी, ऑक्सीजन फ्री में देगी, पानी फ्री में देगी, खाना फ्री में दे देगी आपको। आज भी कोई बंदा अगर भूख लगी है और वो यहाँ आ जाता है, आके बोलता है कि मुझे खाना चाहिए, तो आप उसे खाना खिलाओगे? पक्का खिलाओगे? आप कहीं खाना खा रहे हो, आके बंदा बोले कि यार मैं 2 दिन से भूखा, मैंने खाना नहीं खाया, आप लोग ठीक है एक थाली इसके लिए भी लगाओ। किसी भी दरवाजा खटखटा दो, बोलो कि मेरे पास भूखा हूँ, मैं 2 दिन से खाना नहीं खाया, तो लोग बोलेंगे कोई ठीक भी है, खिला देगा कोई भी। भारत में कोई भी खिला देगा, कोई सवाल भी नहीं पूछेगा आपसे, क्योंकि खाना जो है वो नेचर का एक बेसिक चीज़ है जो हर जीव के लिए बना है, तो वो करता है। दूसरा, गाय के कोई हाथ नहीं होते, ठीक है, सिर्फ पैर होते हैं उसके, और फिर भी वो अपने बच्चे पाल पोस के बड़ा करके कामयाब करती है उनको। वो लोग जो है, हमारे पास तो हाथ है, दिमाग है, बात करने की कला है, वो लोग, उनके पास कितने कम रिसोर्सेज है। हमारे पास अभी 2 हाथ है। अगर बाय चांस हम सब लोगों के 4 हाथ होते और किसी आदमी के किसी इंसिडेंट में 2 हाथ कट जाए, तो लोग बोलते हैं यार ये 2 हाथ से कैसे काम करता होगा, ये बाइक चलाता है तो फ़ोन कैसे उठाता होगा, इसको दिक्कत नहीं आती ये हेलमेट कैसे ठीक करता होगा अपना बाइक चलाते चलाते। हम तो कर लेते हैं, बाइक चल रही है 2 हाथ से हेलमेट ठीक कर लिया, मोबाइल पे देख लिया, सब हो गया, ये कैसे करता होगा। तो क्या है कि ऐसा हम सोचते हैं। अब जिसके 2 हाथ नहीं है वो बंदा भी अपनी लाइफ अच्छी जी रहा है, बिल्कुल, क्योंकि उसने उसका अल्टरनेटिव निकाल लिया है, क्योंकि गाय के पास नहीं है ना हाथ, वो भी जी रही है ना अपना जीवन। तो वैसे ही है। तो हमारे पास जो कुछ मिला है ना, वो हमारे लिए एनफ है। हमें उसी से ही जंग लड़नी है। जो आपके पास हथियार है उसी से जंग लड़ोगे आप। उसके लिए स्पेशल आपको बहुत महंगे हथियार खरीदने की जरूरत नहीं, जो है उसी से काम करो। जो जैसा है आपका, जैसा स्टूडियो है, जो लाइट है, जो कैमरा है, आप अपना काम करो आप। क्योंकि नॉलेज आपके बहुत है और उसको आप एक्शन में नहीं ला रहे हो, तो आप एक बुक हो और कुछ नहीं हो, क्योंकि बुक में नॉलेज है, वो खुद कुछ नहीं कर सकती। तो नॉलेज को जब तक एक्शन में नहीं लाओगे, आइडिया आपके दिमाग में उसकी कोई वैल्यू नहीं है। आइडिया जब तक मार्केट में नहीं आएगा ना, तब तक उसकी पोटेंशियल पता नहीं लगेगी। ये तो है जी। अगर हम याद करें पीछे पास्ट पे, क्योंकि आप भी डीओपी रहे हो, मैं भी डीओपी रहा हूँ, शिवम भाई भी डीओपी रहे हैं, हमारे तीनों का एक ही कहीं ना कहीं आता है एक्सपीरियंस। तो अगर हम पहला अपना शूट याद करें कि फर्स्ट शूट में कैसा था आपका फर्स्ट शूट। जैसे आपने तो बताया कि आप अपने दोस्तों के साथ छोटा वो आपने नवभारत टाइम्स पे वो पिक्चर भेजी थी, तो आपका तो होता। शिवम भाई आपका क्या था? मेरा जैसे सबकी एक स्टार्टिंग होती है कैमरा लाइन में कि शौक में कैमरा लेते हैं, ऐसे ही मेरा एक तो मैंने एनिमेशन करी है, एनिमेशन एंड वीएफएक्स। तो मेरा जो लाइन थी एडिटिंग की ज़्यादा थी। तो मेरा फ्रेंड था शौक में, उन्होंने प्यार का पंचनामा 2 में वो असिस्टेंट सिनेमाटोग्राफर रहे हैं। अच्छा। तो उस टाइम उन्होंने शौक में कैमरा खरीदा एक निकॉन का। तो कैमरा लिया, उस टाइम चलाना भी नहीं आता था, ये भी नहीं पता था कि फोकस ऑटो से मैनुअल कैसे शिफ्ट करते हैं, या मैनुअल फोकस भी कुछ होता है। वो अपने आप फोकस करता रहता था, हम देख के कुछ ऐसे ठीक है, सही चल रहा है, ये ऐसे घूम रहा है, ठीक है। तो हमें एक प्रोजेक्ट मिला था जागरण शूट करने का। तो उसमें उसने मेरे को बुला कह रहा चलेगा शूट में, बिल्कुल करेंगे। तो रात में सारा जाके जागरण शूट किया, दोनों ने साथ में शूट किया। चलाना दोनों को नहीं आता था, कैमरा दोनों को चलाना नहीं आता था, पर शौक था, कीड़ा था कि भाई कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो उन्होंने शूट किया मैक्सिमम, फिर नेक्स्ट उसको मैंने एडिट किया। तो इस तरह से वो पहला शूट था जिसकी
पेमेंट का एक छोटा सा हिस्सा आज तक मेरे वॉलेट में हमेशा रहता है। बहुत बढ़िया, शानदार। पर मेरे साथ तो ये था कि मैं तो फ्री में ही शॉर्ट मूवीज़ वगैरह बनाता था, सारी की सारी ऐसी मज़े में जैसे होता है यूट्यूब वगैरह के लिए बनाना। तो 2017-18 में बनाना स्टार्ट किया था मैंने, अपना चैनल खोला था एक, उसी में बनाते थे। पर जागरण से याद आया कि हमने भी एक जागरण किया था, तो उस जागरण में हम ऑलरेडी एक शूट करके आ रखे थे। हम थके हुए थे, मतलब हम 2 जने थे, मेरे साथ एक लड़का और था, तो हम थके हुए थे। तो हमने डिसाइड किया यार जागरण का हमने काम तो उठा लिया, ऐसे करते हैं कि आधा तू करियो आधा मैं करूँगा। तो हमने कहा ठीक है कि 1-1 घंटा 2-2 घंटा सो के अपना करते रहेंगे। भाई मैंने किया तो झांकी आने वाली थी, तो उसमें थोड़ा सा ऐसा हो जाता है, रुक जाता है कि झांकी आने वाली है, थोड़ी देर रुक जाते हैं। तो मैंने कहा भाई अब तू संभालना स्टार्ट कर, मैं जा रहा हूँ गाड़ी में सोने के लिए। मैं चला गया सोने के लिए। वो झांकी आई, थोड़ा सा शोरगुल्ला हो रहा था, नींद आ नहीं रही थी मेरे को, तो 15-20 मिनट में सोया। फिर नींद नहीं आ रही, झांकी वाकी में गाना तेज़ हो जाता है एकदम से म्यूज़िक में। मैं बाहर निकला, मैंने कहा चलो छोड़ो क्या सोना, चलता हूँ। जो मेरे साथ मेरा पार्टनर था वो खड़ा हुआ है ऐसे करके और यूं कर रहा झांकी में, मज़े ले रहा। मैंने कहा अरे भाई क्या कर रहा है? कह रहा कि भाई झांकी चल रही है मस्त। मैंने कहा हाँ यार चल तो रही है अच्छी, पर ये रिकॉर्डिंग क्यों नहीं कर रहा? कह रहा रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा। उसने भाई साहब ने रिकॉर्डिंग का बटन ही नहीं दबा रखा था। तो ये था जागरण का एक्सपीरियंस, पूरी झांकी गायब। मैंने कहा अभी इससे पहले कोई और झांकी आई थी? कह रहा हाँ भाई एक और आई थी। मैंने कौन सी? कह रहा गणेश जी आए थे। मैंने कहा भाई खोल के देखा गणेश जी गायब। मैंने कहा पिटेंगे। अब उसके बाद की कहानी मैं नहीं बता सकता क्या हुआ। मेमोरेबल जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, एक ना एक तो ऐसा प्रोजेक्ट किसी की लाइफ में होता ही है। हाँ, ऐसे एक्सपीरियंस तो रहते हैं। तो अब अगर हम बात करें स्टूडेंट्स की भाई स्टूडेंट्स जैसे आपके साथ कई सारे स्टूडेंट्स कनेक्टेड हैं, तो अब अगर हम उनकी बात करें कि एक तो हमने ये पूछा था कि उनको क्या स्टेप लेने चाहिए अगर वो इस लाइन पे आना चाहते हैं, और एक ये होता है जैसे अभी हम बात कर रहे थे उसमें आप ये बता रहे थे कि कुछ ऐसी चीज़ें भी होती है जो स्टेप नहीं लेने चाहिए। तो अगर न्यू कॉमर्स है कोई और वो अगर इस लाइन पे आना चाह रहा है तो वो क्या स्टेप ना ले जिससे उसका करियर ख़राब ना हो, तो वो क्या रहेंगे? हाँ बिल्कुल सही क्वेश्चन किया आपने कि बच्चों को क्या नहीं करना चाहिए। जो सफलता होती है सक्सेस, वो उस चीज़ पर भी इक्वली डिपेंड करती है कि क्या नहीं करना चाहिए। आपको क्या करना है ये भी ज़रूरी है। सफलता लाने के लिए आपको जो काम करने ज़रूरी है वो करने हैं, उस पर ये डिपेंड करती है 50%, लेकिन 50% इन चीज़ों पे डिपेंड करती है कि क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि बहुत से लोग ये बोलते हैं कि यार सब कुछ ठीक चल रहा था, मैंने वो एक गलती कर दी यार, उसके बाद मेरा काम खराब हो गया। ठीक है, क्या नहीं करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मेरे एक बड़े भाई साहब हैं जो पुलिस में बहुत ऊंची पोस्ट पे है, IPS में काफ़ी DG रैंक पे है वो। उन्होंने बताया था कि एक स्टूडेंट पूरे दिन में क्या करता है कि उसे लिस्ट बनानी चाहिए और फिर उसे देखना चाहिए कि जो मैं कर रहा हूँ उससे कुछ फ़ायदा है या नहीं है। क्योंकि बहुत से लोग बहुत बिजी रहते हैं और करते कुछ भी नहीं है वो काम। उसकी शादी में चले गए, वहाँ सिलेंडर ला रहे हैं, वहाँ लड़ाई होगी, जी चलो बाइक लेके चलो। मेहनत खूब कर रहे हैं वो, लेकिन कुछ सक्सेस नहीं हो रहे। क्यों? क्योंकि वो अपनी एनर्जी गलत चीज़ों में लगा रहे हैं कि क्या नहीं करना चाहिए। जैसे कि बहुत से लोग बोलते हैं कि यार सब ठीक चल रहा था, अब मैं नशे में पड़ गया, तो वो नहीं करना चाहिए था ना, नशा करने लग गया। हाँ, तो आपको सबसे पहले ये लिस्ट बनानी है कि यार क्या क्या काम नहीं करना है। फालतू लोगों से नहीं मिलना है, नेगेटिव लोगों से दूर रहना है। तो जो नहीं करना है ना उस पर भी आपको ध्यान देना है। अब जैसे बच्चों को हम पढ़ाते हैं तो मैं बच्चों से पूछता हूँ कि आप क्या बनना चाहते हो? तो बोलते हैं मैं बहुत बड़ा डायरेक्टर बनना चाहता हूँ, मैं बहुत बड़ा एक्टर बनना चाहता हूँ, मैं बहुत बड़ा सिनेमेटोग्राफर बनना चाहता हूँ, ऐसे। तो मैं उनको ये बोलता हूँ कि सबसे पहले तो ये मत बोलो कि मैं बहुत बड़ा डायरेक्टर या बहुत बड़ा ये बनना चाहता हूँ, ये मत बोलो। आप ये बोलो कि मैं बहुत अच्छा डायरेक्टर बनना चाहता हूँ, मैं अच्छा एक्टर बनना चाहता हूँ, मैं अच्छा फादर बनना चाहता हूँ, अच्छा हस्बैंड बनना चाहता हूँ, अच्छा सन या डॉटर बनना चाहती हूँ। क्योंकि अच्छा है ना, अच्छा उसका नाम जो है वो बड़े से भी ज़्यादा अच्छा है। जैसे कि रतन टाटा जी है, वो वर्ल्ड के बहुत बड़े बिजनेसमैन नहीं है, उनसे बड़े बड़े बिजनेसमैन, लेकिन वो बहुत अच्छे बिजनेसमैन है, उसकी रिस्पेक्ट बड़ों से भी ज़्यादा है। अच्छा, अब कोई भी आदमी कहता है कि मैं अच्छा डॉक्टर बनूंगा, अच्छा वकील बनूंगा, तो इसमें सबसे पहले कि उसे अच्छा बनना होगा।
फिर डॉक्टर बनना होगा, 2 ही काम करने हैं। तो अच्छा बनना तो मस्ट है ही, फिर आपके जीवन में अच्छा ही होगा, क्योंकि जब आप अच्छे हो गए हो, अब सोचो कि पूरे वर्ल्ड में सब लोग अच्छे हैं, तो सोचो वर्ल्ड कितना अच्छा है। तो अच्छे लोगों के बीच में रहना है, अच्छे काम करने हैं और अच्छा बनना है, और उसके बाद आप जो काम कर रहे हो उसको ईमानदारी से करना है, बस वही है। हाँ, जैसे प्रभु श्री राम है, तो उनको भी अगर याद किया जाता है तो एक अच्छे इंसान के लिए याद किया जाता है, अच्छे राजा के लिए याद नहीं करता उनको कोई भी। हमेशा जब भी उनकी बात होती है तो वो हमेशा उनको अच्छे इंसान के तौर पे ही देखा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इस चीज़ को मैं मानता हूँ कि उनकी अच्छाई की वजह से ही उनका इतना नाम है। बिल्कुल। आज भी हम किसी मिलते तो राम राम बोलते हैं, हालांकि बहुत से भगवान हैं दुनिया में, उनसे पहले भी थे, उनके बाद भी आए हैं, लेकिन हम यही बोलते हैं। तो इतना नाम है उनका क्योंकि अच्छाई की वजह से। मर्यादा पुरुषोत्तम। जी जी राज भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, काफ़ी कुछ सीखने को मिला आज। बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हम खुद फील कर रहे हैं। मुझे भी बहुत अच्छा लगा, और आप लोगों ने बुलाया कि मेरे लिए सम्मान का विषय है। मुझे नहीं पता कि मेरी बात से कोई मोटिवेट होगा नहीं, लेकिन यहाँ आने के बाद मैं काफ़ी मोटिवेट हुआ हूँ। थैंक यू। हाँ, इस टॉक शो से मैं काफ़ी मोटिवेटेड हुआ हूँ मैं। अब मेरे में भी थोड़ी अच्छी एनर्जी, अच्छी वाइब्स लग रही है मेरे अंदर आएगी। तो ठीक है, मिलते हैं हम। बिल्कुल, और यूँ ही बुलाते रहिए मुझे। बिल्कुल। हाँ, और आपका प्रोग्राम जो ये चल रहा है पॉडकास्ट का, ये मैं चाहता हूँ कि बहुत सक्सेस हो, क्योंकि आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। आप संडे को भी काम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। जबकि लोग सो रहे हैं अपने घर पे, आप तब भी काम कर रहे हैं। इससे मुझे पता लगता है कि आप कितने पैशनेट है इस काम में। और क्या है कि नेचर क्या है कि आपको देखेगी, आपको परखेगी, और जब वो आप सारे टेस्ट क्लियर कर जाओगे तो वो फिर आपको वो देगी जो आप सोच भी नहीं सकते। ये चीज़ है। थैंक यू राज भाई। थैंक यू।